चलो भाई नोट डाउन करो। आज का टॉपिक है सॉइल पोल्यूशन। लिखते जाना, फ्लो चार्ट बनाना, ठीक है? पूरे स्टेटमेंट मत लिखना, मैं तुम्हें लास्ट में पीडीएफ शेयर कर दूंगा और जिसे हिंदी में नोट्स बनाने में बना लो, ठीक है? तुम्हारा इको भी तो हो गया ना पूरा, इको का टेस्ट नहीं हुआ ना अभी? करवाते हैं, इको करवाते हैं, इको करवाते हैं। इसका ज्योग्राफी का डाल दिया। चलो सर से बात करेंगे कि इको पहले हो गया था, इको का नहीं लिया, वो भी ले लो। वो इसी बात को ले रहे हैं ना, जैसे जैसे सब्जेक्ट पूरे होते जा रहे हैं क्रम अनुसार टेस्ट ले रहे हैं, तो उन्हें सजेस्ट करते हैं, कहेंगे बच्चे कह रहे थे इको का भी ले लो। चलो लिखो सॉइल पोल्यूशन। कोई बात नहीं, ज्योग्राफी का है, बदल जाएगा। ज्योग्राफी की बात करवा दें इनको। चल कह देंगे बना टेस्ट बन गया हो तो अभी तो ज्योग्राफी दे दो, कह देंगे अब तो हर सैटरडे टेस्ट होने हैं। देना तो भाई टेस्ट देना भी चाहिए। लिख लिया हेडिंग, ठीक है? लाइव पहले तो ये बताओ, कल एयर पोल्यूशन के बाद में वाटर पोल्यूशन हमने पूरा कर लिया, वहां तक पूरा अरे बाजार आप पीछे कैसे बैठ गए? अलग बात है, नीला पेन लिख दे, अलग क्यों लिखेंगे ना, होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो हम लोगों ने एयर पोल्यूशन का टॉपिक पूरा कर लिया था, आगे बढ़ो। तुम लोगों को टाइम से आया मान, आज हम लोग जल्दी आ गए, आज मुझे जाना नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आयरनी के लिए अच्छा यहाँ पे करंट क्या बैठ जाओ, ये ध्यान देना, ठीक? तुम्हारे फायदा है, लॉस भी तुम्हारे नहीं, मुखर्जी नगर पास नहीं, लेकिन मुझे फायदा, मेरा भाई वहीं रह रहा था, जॉब करता है, मुझे रहने में एकोमोडेशन को डिवीजन नहीं, यहाँ वहाँ तो होंगी, लेकिन कोई 3 दिन वाला सीन चलेगा ना, वहाँ से 3 दिन, क्योंकि अभी बरेली मैनेज करने में बरेली होने वाला है ओवर, बरेली ओवर करने के बाद वहाँ फिर वहाँ 1 महीने में खत्म करके उसका देना पैसा कमाना, मेरी बात सुनो, अपने से नहीं होता 20 का 16, 20 का 15, चलो ठीक है लिखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने एयर पोल्यूशन पढ़ लिया, उसके बाद में वाटर पोल्यूशन पढ़ लिया, एक डेफिनेशन आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। वो डेफिनेशन ये कि किसी भी अवांछित कण की एंट्री माने पोल्यूशन, वातावरण। आप में से कोई बता सकता है कि सॉइल पोल्यूशन क्या है? बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल पोल्यूशन? क्या है, क्या लगता है सॉइल पोल्यूशन? मृदा प्रदूषण क्या है? प्रयास करो, हाँ बताओ। ठीक, यानी ये आपने एक उसका कारक बताया जो कि ठीक है, लेकिन अभी भी हम उस पे नहीं आ पाए कि है क्या सॉइल पोल्यूशन। ये ठीक है कि उर्वरक एक कारक है सर, जब उसकी उनमें जो उपस्थित मिनरल्स होते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है तो उसमें एसेंशियल मिनरल की मात्रा कम होना, ये चलो ये भी नहीं है, ये लिच्छालन हो गया, हालांकि रॉक से मिट्टी बनती है तो ये भी आ जाएगा। अभी भी आप नहीं पहुंचे आंसर पे। अब एक कमाल की चीज बताता हूँ, सॉइल पोल्यूशन के आगे 2 एरो बनाओ, ठीक है? ये सॉइल पोल्यूशन के आगे 2 एरो बनाना और यहां लिखना सॉइल इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। मिट्टी में अवांछित कण कैसे पहुंचाओगे? पानी मिट्टी में जाकर के रिसाव के कारण जल भूमि में चला जाएगा, भूमिगत जल पढ़ा है आपने, जब वो मिट्टी में जाके मिल जाएगा तो मृदा क्या हो जाएगी? प्रदूषित। हवा में आप कोई चीज जलाओगे, मेरी बात समझना, जलाने के बाद क्या होगा? वो H2SO4 HNO3 बन के वापस से बारिश कहाँ गिरेगी? सर जमीन पे। अल्टीमेटली सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा जमीन पे? सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन कुछ नहीं है, बस एयर और वाटर का एक्सट्रीम लेवल है जिस पे डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। कोई डाउट? कोई डाउट? अभी और एग्जांपल देके डिस्कस करते हैं। सर प्रदूषण का इतिहास क्या है? इस प्रदूषण का इतिहास बता दी है कि 1972 से पहले 1970 में 3 तरीके के देश बने। मैंने स्टार्टिंग बताया था, मैं बता रहा हूँ। तो 3 देश थे, विकसित थे, जैसे हो गया आपका बड़े P5 देश, और अंडर डेवलपिंग थे,
ऑर्डर डेवलपिंग के साथ साथ में नंबर में थे जो आजाद होकर डेवलपिंग स्टेज में आ गए थे। तो इंडिया को तो टेंशन नहीं थी लेकिन अमेरिका था। अमेरिका जानता था कि हम पूंजीवादी देश है, कैसे कैपिटलिस्ट। तो अमेरिका को लगा यार हमें करना है प्रोडक्शन करना है, तो हम क्लाइमेट की ऐसी तैसी करेंगे। वो उन्होंने करी, और जब वो ज्यादा हार्म देने लगे तो उन्होंने दुनिया को एक टॉर्च लेके रास्ता दिखा दिया कि चलो सम्मेलन कर लो, पर्यावरण को बचा लो। तो विकसित देशों ने जो बर्बादी करी है वो तुम्हारे सामने, समझ गए। और फिर मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में आपको एक पत्थर वाला डायग्राम दिखाया था, उसमें मैंने बताया था कि ये पत्थर दिखने लगे हैं पर्टिकुलर भूखा पत्थर, हंग्री स्टोन। और ये पत्थर दिखने का मतलब है कि ये 1215-1300 के टाइम पे लिख के डाले थे कि जब ये पत्थर दिखने लगे तो समझना कि तुम रो। क्यों? क्योंकि उस समय इस नदी का स्तर इतना आ गया है कि यहाँ सूखा पड़ने वाला है, अकाल पड़ने वाला है। आ जाए, अरे कोई बात नहीं, बंदना तो ऐसी देर जाते हैं। ठीक है, गुड। आप लोगों पे कैट है, सब बैठ। छोटी वाली बहन इधर से कैट ज्यादा चाहिए। अरे नहीं, मुझे कैट पसंद है भाई। एक बार मैंने कैट पाली थी, फिर मम्मी बोली इसे पाल ले, खुद को रख ले, तो फिर आप कैट नहीं रखते, ठीक है, खुद पाल ले। तो फिलहाल सॉइल पोल्यूशन का मतलब हो गया एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। फिर से देखो, हवा में सर मैं हवा में पटाखे जलाऊंगा, पटाखे जलाने से भी मोनोऑक्साइड निकलेगी और भी खतरनाक गैसें निकलेंगी। फिर वो गैसें वातावरण में जाएंगी तो क्या करेंगी? आसमान छोड़ के सातवें ब्रह्मांड में चली जाएंगी? नहीं, यहीं रहेंगी, यहीं बरसेंगी। या तो सूखे रूप में बरसेंगी या गीले रूप में बरसेंगी, जिसका प्रभाव किस पे देखने को मिलेगा? मृदा पे। तो सॉइल पोल्यूशन ये भी करेंगे। वाटर पोल्यूशन जिंदा तुम्हारे सामने, टंकी से खराब पानी या नल से खराब पानी गिरेगा या कहीं से पानी गिरेगा तो वो भी किसमें मिक्स होगा? सॉइल में। चाहे तुम वाटर के माध्यम से सॉइल तक पहुंचाओ, चाहे एयर से। इनके अलावा और कैसे भी सॉइल पोल्यूटेड नहीं होता। अब दूसरी चीज आ जाओ, अब अरुण वाले टॉपिक पे आ जाओ। इस सॉइल पोल्यूशन का कारक घूम फिर के कई सारे हैं, जिनमें से एक है जो अरुण ने बोला, उर्वरक, फर्टिलाइजर। जब किसान ज्यादा फर्टिलाइजर लगाता है तो मिट्टी अपनी उर्वरकता खो देती है। अब मान के चलो इससे उस मिट्टी में अगर आप कोई भी चीज उगाने का प्रयास करोगे तो उगेगी नहीं, ठीक, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन फिर से मैं कहता हूँ कि वो जो उर्वरक है वो पानी से एक्स्ट्रा मात्रा बह के कहाँ चली जाएगी? तालाब में, नदी में। और वहां क्या देखने को मिलेगा? सुपोषण। तो अल्टीमेटली जो चीज सीधे प्रभाव डाल रही वो है वायु और जल ही प्रदूषण, जो सॉइल प्रदूषण पे प्रभाव डालती है। बढ़िया, चलो इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें, मजा आता है। सॉइल पोल्यूशन पढ़ते हुए मजा आता है, भी इजी है, ठीक, और बहुत कन्वीनियंट भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक रिटिक टाइप डेफिनेशन में पढ़ दे रहा हूँ, 2 लाइन की। मृदा प्रदूषण तब होता है जब मिट्टी में प्रदूषक तत्व एक निश्चित सीमा से अधिक चले जाते हैं, अवांछित वालों की, ठीक है। इनके कारक, ठीक है, वायु प्रदूषण भी हो सकते हैं एवं जल प्रदूषण भी हो सकते हैं। वह प्राकृतिक पृष्ठभूमि स्तर से ऊपर होते हैं। इस लाइन को समझने के लिए चलते हैं आगे, ठीक है। चलो, सॉइल पोल्यूशन का सबसे पहला और कॉमन कारण लिख लीजिए, रिसाव, सीपेज। नंबर 1 कॉजिंग फैक्टर्स किन कारणों से होता है? सबसे पहला है रिसाव, सीपेज, SEEPAGE। वो करते हैं। गुड मॉर्निंग। ठीक, बाकी मैंने बताया था कि इंडिया में मिट्टी का पीएच कितना रहता है? तो सर 5, 6, 7 से मैक्सिमम 9 तक। अगर सॉइल में एसिड रेन होती है, एसिड रेन, तो एसिड रेन यहाँ से नीचे ले जाती है, ठीक है। इससे भी सॉइल की रिजियां उड़ जाती है, अभी हम सब पढ़ेंगे। और उसके अलावा हमने ये देखा था फर्टिलाइजर, ज्यादा फर्टिलाइजर से उर्वरकता चली जाएगी। सीधा मतलब है मिनरल कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी खनिजीकरण पे प्रभाव पड़ेगा और खनिजीकरण का स्तर नीचे आ जाएगा। हमेशा याद रखा करो, नोट्स बनाते समय कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे इंक्रीजिंग को एरो साइन से ऊपर दिखाओ, डिक्रीजिंग को नीचे दिखाओ। ये एरो का यूज करा करो, इससे तुम्हारे स्मार्ट नोट्स एक तो कम जगह में बन जाएंगे और थोड़ा सा टेक्टाइल हो जाएगा तुम्हारे लिए बनाना, मतलब इजी हो जाएगा। ये बताइए, कुछ लोग तो खुद के नोट्स बना लेते हैं, जैसे उन्हें ह्यूमन लिखना है और मानव से होने वाली समस्याएं लिखनी, तो वो मानव बनाएंगे, बीच में चारों लिख देंगे ये समस्या, डायग्राम बन गया क्रिएटिव। तो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की उम्मीद नहीं कि आप परफेक्ट सीन बनाओ, लेकिन अपने नोट्स को थोड़ा आकार दे सकते हो विद द यूज ऑफ सिंबल्स। पहले लिखा सीपेज, रिसाव। अब सपना का ये घर, ये सपना का, ठीक, अमीर लोग, बढ़िया वाला मकान, ये रास्ता जा रहा है, ये अभ्युदय सेंटर, ठीक, हाँ, कोई बात नहीं, ऊपर वाला फ्लोर ज्यादा बड़ा है, नीचे वाला फ्लोर ज्यादा कमजोर है,
तो ये बताओ कि सपना के घर से या आप सभी के घर से वॉशिंग मशीन से पानी निकलता है कि नहीं? अरे वॉशिंग मशीन नहीं भी होगी, मेरी तरह गरीब भी होगे, तब भी साबुन से तो धुलते होगे ना कपड़े, रिन लेना ही लेना है ना। तो भैया हाँ कौन सा 15 छाप, हाँ तो कौन सा डिटॉल से, लाडो, ये लाडो कौन सा आता है भाई? अभी भी 3 रुपए की साबुन आ रही है क्या? अब 5 से कम कर दो। अच्छा आपने एक चीज नोटिस करी, ये जो साबुन आते हैं मुझे लगता है 5 वाले 10 वाले साबुन ये 3 या 4 दिन में ओवर हो जाते हैं, इतनी जल्दी से घिसते हैं। 4 दिन निकल जाए। आपका अलग है केस, आपका ये है कि कपड़े भी उसी से धो लिए और हल्के से नहा भी लिए, तो आपका 2 ही दिन चलता होगा। 4 दिन आपका चल जाता है, बड़ी बात है। 2 दिन नहाते भी तो नहीं है, दिखा और उनको कहाँ तक की बातें बता कह मत देना, ये सब मान लेंगे इन्हें जरा भी संदेह नहीं होगा आपकी इस बात पर। खैर सबसे पहला कारण है सीपेज रिसाव। तो ये रिसाव का मतलब ये है कि अगर कोई इंडस्ट्री लगी है, उस इंडस्ट्री से बिंदु स्रोत से पानी आएगा तो कहां से आएगा? आएगा भैया किसी पाइपलाइन से, कहां गिर जाएगा? नदी में, तालाब में। अब जो नदी तालाब में पानी जा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि पानी जा रहा है तो भैया भूमि में कहीं पर गया वो तो रिसाव भी हो जाता है, फैल जाता है। जरूरी थोड़ी ना है कि पाइप के अंदर कोई लीकेज ना हो, पेट्रोल कंपनियों के लीकेज हो जाते हैं, ये तो साधारण से पाइप की बात है। चलो वो भी छोड़ दो, फैक्ट्री वाले हम मानते हैं कि सीधे नदी में पानी छोड़ रहे हैं, आपके घर से जो पानी निकलता है वो बस आपके घर से निकल जाए, उसके बाद आपको चिंता नहीं वो कहाँ गया। यह है ना कि आपके घर में कूड़ा पड़ा है तो आपने लिया, उसके बाद गटरी बना के कहीं फेंक दिया, अब वो बाहर कुत्ते नोच रहे हैं, गाय खा रही है, कोई मतलब नहीं। तो सेम चीज हो जाती है। सबसे बड़ा सॉइल प्रदूषण का पहला कारक है सीपेज, जिसे हिंदी में कहते हैं रिसाव। समझ में आई बात? ये रिसाव खेतों से होते हुए, दुनियादारी से होते हुए, हर जगह से होते हुए सरफेस रन ऑफ करता है और चला जाता है नदियों तक। लेकिन ये पानी यदि नदी में नहीं भी गया और भूमि में भूमिगत चला गया अंदर, तो क्या होता है कि जमीन के अंदर जाने से ही नीचे चला जाता है। कई बार ये पेड़ों को लंबे समय पे प्रभावित करता है, क्योंकि पेड़ शूट सिस्टम होता है और रूट सिस्टम होता है, पता है? एक जड़ वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है। तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो भूमिगत जल को लेती हैं, ऐसे में उन पेड़ पौधों की जो ग्रो होने की कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये रिसाव के कारण सबसे बड़ी दिक्कत होती है। ठीक, सीपेज। अगला लिखो, अगला है डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, अवशिष्ट पदार्थ। आ जाओ बेटा, ऐसे हो, ठीक है। अवशिष्ट पदार्थों को मृदा के नीचे दफन कर देना, कुछ भी लिखो, डंपिंग। अगला है डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये सब कॉमन पॉइंट है, यूपीएससी इसमें आपसे ज्यादा अपेक्षित नहीं करती। जो चीजें अभी टेक्निकल पूछेगी कि कौन कौन से कारण है, जैसे कि थाइलिन था और इस तरीके की गैसें थी ना, वो वैसे यूपीएससी पूछता है, इसलिए मैं बेसिक चीजें नॉर्मल बता दे रहा हूं। अगला लिखा डंपिंग। डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। तुम्हें एक अच्छी समस्या भी बताऊंगा मैं। समस्या मतलब कि कैसे प्रजाति पर इसका प्रभाव पड़ता है। चलो, आपको ये पता है कि गवर्नमेंट की डंपिंग पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट की डंपिंग पॉलिसी, बड़ी चीज बताता हूँ, अच्छी चीज बताता हूँ। गवर्नमेंट के पास में, मान के चलना, ध्यान से सुनना, आपको ये पता होगा कि दिल्ली के अंदर यमुना नदी, अब उसका रंग कैसा हो गया? क्योंकि उसमें, हाँ आ जाइए सूरज क्या बात क्लीन से, चलो जिलेट मैक भी करो, बैठ जाओ। तो मेरी बात समझना, डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या? ठीक है, सॉइल पोल्यूशन चल रहा है, अभी तक एक पॉइंट कवर हो गया, मुस्कुराहट दोनों की क्या बात है, क्या चल रहा है भैया, हराए हैं। डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। अगला, डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट का क्या हुआ सर? तुम कह रहे हो हमें भी इन्वॉल्व करो? अरे साइकिल चलाना चाह, गलत वेबसाइट है, बोल रहे हो तुम। देखो इधर, सबसे पहला है सीपेज हो गया, रिसाव। दूसरा है डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट का मतलब अवशिष्ट पदार्थ जो ऐसी अवस्था में भैया कठोर, उनको सीधे डंप कर दिया। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ, क्या लगता है उनकी चाइना के पास बहुत ज्यादा जब कूड़ा इकट्ठा हो जाता होगा, कचरा, तो वो उसका क्या करते होंगे? क्योंकि चाइना सारे प्रोडक्ट को तो रिसाइकिल करता है, लेकिन फिर भी रिसाइकिल प्रोडक्ट के बाद वेस्ट बचता है। इसका सीधा आंसर भी ये देता हूँ, क्या करता है? क्या करता है? सड़क का निर्माण। ये अधूरा सच है। और मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर पे अगर कभी कंप्यूटर रहा हो, किसी के घर पे यहाँ पर पहले वाला, तो उसके साथ सीआरटी मॉनिटर चलते थे। अब तुम दिवाली में पता चला पंखा
साफ कर रहे हो तो उस मॉनिटर में पैर रख के कर रहे हो, कुछ चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं। अब चलने लगे भाई एलईडी बल्ब चल रहे हैं। अब तुम्हारे घर में कोई ऐसा है क्या जो अभी भी 0 वाट और 100 वाट के बल्ब लगा रहा है और पूरे 24 घंटे चला रहा है, उसी के अंडर में पढ़ाई कर रहा है, बस हाथ भी नहीं करते होंगे, वो तुम्हें देखने को मिलेंगे बल्ब, वो वाले बल्ब चल रहे हैं, पीले वाले घर में भी चलाती हो। मैं गांव पे जा रहा हूँ भैया, वहाँ मीटर से बत्ती का बिल नहीं आता है, वहाँ बत्ती का बिल आता है 250 रुपए महीने, 300 रुपए महीने से। और वो भी पता है काश्तकार आदमी इतना बुद्धिमान होता है, उससे गर्माहट रहती है, तो वो जहाँ पे गाय और भैंसे वगैरह बनती है ना, वहाँ 2 बल्ब लगा के खोल देगा, वो भी खुश। गाय भैंसे कह रही हमारा हीटर ये रहा नैसर्गिक हीटर, फिलामेंट जिसे बनाने की अल्वा एडिसन ने रात रात भर 1000 एक्सपेरिमेंट करे, उससे हम ले रहे हैं गर्माहट, और फिर वो खराब से फूट जाता है। तो विज्ञान का प्रश्न है कि उसमें जो एलिमेंट होता है वो कौन सा प्रयोग होता है, टंगस्टन। उसमें सी कौन सी गैस होती है, सब रट रहा है, संडे देखो। चलो फिलहाल वापस आ जाओ, बताओ क्या होता होगा ऐसे वेस्ट का, चाइना के पास बहुत वेस्ट बचता होगा, जमीन में दबा देते हैं। कनेक्शन समझना मजा आएगा। चाइना के पास बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ, मेरे घर से ज्यादा कूड़ा मेरे पास हो गया, तो मैं कूड़ा कहीं तो जाके दफन करूंगा, मैंने बाहर दफन कर दिया, लेकिन अब मेरे देश में या मेरे शहर में जगह नहीं बची, तो मैं क्या करूंगा, कहाँ ले जाऊंगा, कहाँ ले जाऊंगा। मान लो चाइना के पास इतना कूड़ा हो गया कि उसके क्षेत्रफल से ज्यादा कूड़ा है, वहां पे 80% आबादी रह रही है क्षेत्र में, और कूड़ा डंप करने के लिए 20% जगह बची, और कूड़ा हो गया 40%, तो क्या करेंगे, सागर में, ठीक है, ओशियन में ले जा सकते हैं। और बेटा ऐसे में चाइना और इंडिया साइन करते हैं डंपिंग पॉलिसीज ऑफ नेशंस। अब ये डंपिंग पॉलिसीज क्या है, सीधे यूपीएससी का कनेक्शन है। तुम मेरा कूड़ा अपने देश में कहीं भी डंप कर दो, बदले में मुझसे पैसे ले लो। ये काम इंडिया की पहले की सरकारें बहुत करती थी, इससे इंडिया की जलवायु परिवर्तन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। ये बात ध्यान रखना, डंपिंग पॉलिसीज होती हैं। डंपिंग पॉलिसीज का मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने कहा कि मेरे पास ये बहुत सारा यूरेनियम का मलबा इकट्ठा हो गया, मेरे पास बहुत सारा ये टेक्नोलॉजी का है, क्या तुम इसे अपने यहाँ डंप कर लोगे। मान जाते हैं देश, 700, 800, 1,000 मिलियन रुपया दिया जाता है। तभी आप देखोगे कि कुछ पत्रकार जो होते हैं, जो आज भी भ्रष्ट नहीं है, जो न्यूज रिपोर्टर अच्छे वाले इंटरनेशनल लेवल पे, एक चैनल है द वायर, किसी ने पढ़ा है, मिंट पढ़ा है, मिंट, द वायर नहीं पढ़ा, एक चैनल है उसका नाम, अरे बरखा दत्त वगैरह वाले चैनल तो पता होंगे ना, उनके नाम तो खैर छोड़ो, जो अच्छे न्यूज चैनल होते हैं। हाँ, रवीश कुमार को कौन सा अवार्ड मिला था हाल ही में 2022 में, रेमन मैगजीन। क्या ये सब एक ही पत्रकार को मिला था? नहीं, कई देशों के विभिन्न पत्रकारों को मिलता है विवेकता से अपनी बात रखने के लिए, रेमन मैगजीन अवार्ड, ठीक है। चलो वापस आ जाओ। उन्होंने कवर किया था द मिंट ने कि इंडिया ने इन देशों के साथ डंपिंग पॉलिसी साइन कर ली है, इसका जलवायु परिवर्तन पे भारत में ये प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डंप कहां करोगे, मिट्टी में। चलो अब मान लिया कि तुम्हारे पास कोयले की खान है, तुम वहां डंप करने को तैयार हो गए, लेकिन उसका प्रभाव, उसका रेडिएशन इफेक्ट मलबे का किस पे देखने को मिलेगा, मृदा पे। तुम्हारी मृदा खराब होगी तो इंडिया को बहुत लाइन पे लाने वाले बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, ये डंपिंग पॉलिसीज खूब साइन कर रहे थे, अरे दबा दो, हमारे उधर वाले तट पे लाखों हेक्टेयर खाली पड़ा, किसी को पता नहीं चलेगा, उससे जलवायु परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो ये सबसे बड़ा सॉलिड कारण है डंपिंग पॉलिसी साइन करना नेशन के बीच में। बात आई समझ में? कोई डाउट? डंपिंग पॉलिसी, अपना घर का कूड़ा पड़ोसी को 10 का नोट देके ले अपने यहाँ डाल लो, दबा लो नीचे, लेकिन ये नहीं पता उसे थोड़े समय बाद उसी कूड़े की वजह से कैंसर हो रहा है पूरे घर को, है? हाँ ये बात। चलो आगे बढ़े। आई थिंक डंपिंग पॉलिसी समझ में आ गई। अगला है क्या, एक नॉर्मल सी समस्या है कि जो राख उड़ती हुई जाती है, अब ये राख हवा में उड़ेगी तो नहीं, पतंग तो नहीं भाई, सीधी बात है, राख जाएगी 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 जाएगी, कहीं तो जमीन पे जाके गिरेगी ना। तो जहां पर भी फ्लाई ऐश जाके गिरती है, इस फ्लाई ऐश के प्रभाव से देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल वेस्ट का प्रभाव किस पर, मृदा पर। ये बात आई समझ में? शुगर फैक्ट्री से जो भी राख उड़ रही है, ये कहीं जाके गिरेगी, जहां गिरी जाके वहां बर्बादी, क्योंकि ये किसकी राख है सर, ये केमिकल की राख है। उर्वरकता की राख अलग है। अब तुम कोयला जलाओगे तो कोयले में भी क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, कार्बन का बना होता है, तो जो जलाओगे उसकी राख गिरेगी जो नुकसान देगी। अब अगर तुमने सरकारी अस्पताल का कचरा लिया और जला दिया तो उसकी राख बन गई, तो जितने केमिकल हैं वो मिट्टी के ऊपर नुकसान देंगे कि नहीं देंगे। चलो अगला देखो, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, उर्वरक एवं कीटनाशक,
इंग्लिश वालों फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड। मैं पूरे स्टेटमेंट नहीं लिखाऊंगा, बस तुम्हें हेडिंग्स नोट कराओ। डोंट वरी अबाउट पीडीएफ, वो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए ना। क्या वो नींद आ रही है? ये क्या होता है? गाना नया आया, वैसे गाना अच्छा है अनुभव जैन का हुस्न, सुना है किसी? अरे जो ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, सुना होगा ना तुमने? नहीं सुना तुम लोगों ने? कैसे यार, अरे लेजेंडरी है वो, लेजेंडरी HUSN हुस्न अनुभव जैन। समय केवल एक ही डर है, पर हनुमान चालीसा ही दूर कर सकते हैं और कोई गाना नहीं सुनना। अच्छा एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल नहीं। हाँ अभी तो 26 मई है, 26 मई। अच्छा अरे वाह वेरी गुड। भूत पिशाच निकट नहीं आया। ये लड़कियों को गाना चाहिए, तुम्हें ज्यादा खतरा है 14 लड़के तो हैं ही ऐसे। नहीं आजकल लड़कों को ज्यादा है, लेकिन देखो भैया आज के टाइम में ये सब चीजें जो है पृथ्वी पे बहुत चल रही है, इसलिए ध्यान रखना है ना। इंस्टा पे रील कोई आ जाए, आजकल तो देख रहा हूँ प्रैंक वीडियोस भी बहुत चलती है ना, प्रैंक के नाम पे कर देते हैं कुछ। खैर फ्लाई ऐश हो गया, अगला फर्टिलाइजर लिख लिया। फर्टिलाइजर में क्या क्या होता है? तो फर्टिलाइजर में सर होता है हमारे टूथपेस्ट में, जैसे मान लो आलोक से पूछा तुम्हारे टूथपेस्ट में क्या है, बोले सर मंजन का स्वाद। जावेद से पूछा, बोले लौंग, नीम, अचार, करेला, कटहल, समझ गए, पाइनएप्पल, एप्पल सब है। मतलब अगला टूथपेस्ट खा के जिंदा रह सकता है 20 दिन। तो भैया ऐसे ही अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर में क्या है, तो तुम यही बताओगे कि हमारे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर में सल्फर, फास्फोरस, पोटास सब अत्यधिक मात्रा में। डीडीटी के बारे में सुना है? नाम याद हो गया? डीडीटी, हाँ डाइक्लोरो, हाँ डाइक्लोरोडाइथाइन, डाइक्लोरो, हाँ क्या है बोलो? विशाल बोल पा, अरे वाह विशाल भी बोल पा। 14 को जिसने ये बोल लिया उसी का बेड़ा पार, समझ गए? आज की टाइम का लेटेस्ट राइम बन गया डीडीटी की फुल फॉर्म है, इसे लिख लेना। बस भैया डीडीटी का डी हटा के 14 तारीख को डीडी बोल देना, हो जाएगा काम, ठीक है? अब समझ गए सर? हाँ बहुत ज्यादा बचपन से छठी क्लास। अरे वो होते नहीं वो वाले बच्चे जो चिट्ठी लिख के भेज देते जाओ डिलीवर कर देना, और डिलीवर कहीं और हो जाती है। तो जो बच्चे गलत चिट्ठी दे आते हैं वो वही था। मैंने तो सीनियर्स की चिट्ठी लड़कियों की लड़कों को दे दी, टीचरों को दे दी, बाद में बेटा और टिक्की भी खाली 10 रुपए की। चलो बड़ा मजा आता है। अभी वीडियो आई है लेटेस्ट विकास देवी कीर्ति सर की, लेट इट बी, सुनिए किसी ने, 1 घंटा 46 मिनट की अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग। यूथ को टारगेट करके है, तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है और उनकी क्या जर्नी रही है। तो मैं तुमसे जरूर कहूंगा वो वीडियो अल्टीमेट है, देखना। और अगर तुम्हें वास्तव में आनंद लेना है तो उस वीडियो को 2x या 1.5x पे मत देखना। जब दिव्य कीर्ति सर शुरू करेंगे 9 मिनट से लेके, तब उस वीडियो को सुनना, क्या गजब आदमी है। वो तो कह रहे हैं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, वो यूथ से कनेक्ट होकर बात करते हैं। उन्होंने बताई बहुत सी चीजें कि आजकल छोटी छोटी बातों पे तनाव ले लेना, टेंशन ले लेना, सैलरी ना आने पे भड़क जाना, ये सब चीजें ऐसा होता है। मैं मेरे लिए बहुत जरूरी थी तो मैंने तो देखी। फिर मैंने एक और वीडियो देखी, कैसे लोकपाल पे शिकायत कर 24 घंटे में फाइन निस्तारा। चल आज डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया। उसके बाद लिखिए माइंस को फिल करना, लैंड माइंस फिल करना। क्योंकि आसान लगता है, लेकिन मेंस में 4 पॉइंट भी याद नहीं आते। वही याद आ रहा था, पेड़ लगाऊंगा बस। किसको बनना? हाँ खनन। आप खनन पटान लिख दो, नहीं तो आप पटना लिख दो। और बताओ हाँ लिखा, लैंड माइंस फिल करना हो गया। उसके बाद अगला लिखो, अगला इसके कारण एसिड रेन का ड्राई डिपोजिशन, यानी कि अम्लीय वर्षा का शुष्क। डिपोजिट माने क्या होता है? जमा होना। वेरी गुड। शुष्क वाला या अम्लीय वर्षा का शुष्क जमा होना, या अम्लीय वर्षा का शुष्क होने वाला प्रभाव भी लिख सकते। एसिड रेन ड्राई डिपोजिशन। शुष्क मैंने कहा ना 2 तरीके की होती है अम्लीय वर्षा। एक जो अभी बोले ही नहीं करी, एक जो स्वीडन में हो गई थी, बॉम्बे में हो गई थी 1974 में। रशियन रेवोल्यूशन पढ़ लिया तुम लोगों ने?
पढ़ लिया, उसमें एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, वोल्शेविक, मेंशेविक पढ़ लिया, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, ज़ार निकोलस सेकंड, कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स पढ़ लिया, 1917 1923 15 देशों में बंटना। चलो ठीक हो गया, रिवीजन हो गया, अगली क्लास तैयार हो जाएगी यार की। चलो अगला कारण लिखो, अगला कारण बहुत जबरदस्त है और इससे तुम्हें एक सच्चाई सामने दिखेगी। अगला कारण लिखिए फार्मास्यूटिकल बेस्ड। फार्मास्यूटिकल बेस्ड, ये समझते हो ना फार्मास्यूटिकल? मेडिकल। हाँ विशाल, फार्मास्यूटिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? लिख दो फार्मेसी से उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट पदार्थ। हिंदी में तो लिख लोगे ना, बड़ी मतलब फार्मेसी से हाँ अभी देखो मैं तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिससे तुम्हें थोड़ा दुख होगा। फार्मेसी से उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट पदार्थ। सी से अच्छा यूपीएससी की सी से, अरे नहीं कोई बात नहीं, मैंने देखा था कौन सी किताब यूं तो लग रही है। अब किसी को ये पता है कि पर्यावरण से गिद्ध गायब कैसे हो गए? ठीक है मानते डाइक्लोफेनिक से, लेकिन डाइक्लोफेनिक का प्रभाव कैसे पड़ा? मजेदार चीज बता। किसी को पता है गिद्धों के साथ हुआ क्या? गिद्ध के साथ तुरंत अपने गूगल पे डालो, जो गिद्ध की गर्दन होती है ना थोड़ी लंबी होती है, वो डुपलिंग हो गई थी, ऐसे लटक गई थी ऐसे, मतलब एक गर्दन अपनी जो गिद्ध है ना उसको उठा ही नहीं पा रहा था, ये स्थिति हो गई थी। ठीक है मैं पूरी लेके आया, मतलब तुम्हें इमेज दिखाता गिद्ध की, दिखा दूंगा कभी दिखा। अब मजेदार चीज बताता हूँ सर, ये गिद्ध के साथ ऐसा हुआ क्यों? तो इसके लिए जिम्मेदार है ऑक्सीटोसिन। अभी ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ये हार्मोन होता है जो महिलाओं एवं पशुओं को भी दिया जाता है। महिलाओं को तब दिया जाता है जब आफ्टर डिलीवरी व्हेन सम वीमेन इज नॉट डिलीवरिंग मिल्क टू फीड हर चाइल्ड। और जानवरों को दिया जाता है जो मक्कार तरीके के होते हैं, डेयरी फार्मिंग करने वाले, कि ऑक्सीटोसिन लगाऊंगा ज्यादा दूध निकालूंगा, ऐसे में उसकी हत्या हो जाती है, निर्मम जीव। ये बात समझना। हुआ क्या था, ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन दिया जाता था जानवरों को। मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ, केस स्टडी का नाम है कि फार्मास्यूटिकल से होने वाले नुकसान। तो नुकसान ये थे कि भैया गिद्ध की गर्दन लटक गई, गिद्ध के लिवर फेल हो गए, किडनी फेल हो गई, गिद्ध मर गए। कैसे सर? समझो, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जानवरों को दिया कि इसमें दूध की वृद्धि हो जाए, क्योंकि लालची डेयरी वाले भाई, तो उन्होंने क्या करा, ज्यादा मात्रा में दूध निकाला, लेकिन उस वजह से पशुओं को होता था दर्द। तो उस दर्द निवारण के लिए आज भी जो दवाई चल रही है उसका नाम है डाइक्लोफेनिक, DICLOFENAC। ये जो डाइक्लोफेनिक दवाई होती है ये पशुओं को दी जाती थी। इसे लेने के बाद उन्हें दर्द में आराम हो जाता था, निवारण, दर्द में आराम मिल जाता था। लेकिन समस्या ये थी कि एक समय के बाद जब गाय या भैंस मर जाती है तो तुमने उसका कारकेस देखा होगा। कारकेस का मतलब होता है हड्डियों का अस्थि पंजर, या पूरी उसकी बॉडी को। बहुत समझदार लोग ही होते हैं जो जमीन खोद के डंप करें, वरना जाहिल लोग क्या करते हैं कि इसको उठाया, रोड किनारे फेंक दिया, अब कौवे और बाकी के उसे नोच नोच के खा रहे हैं। तुम्हारी गाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रही है तो स्मेल आती होगी अजीब सी। बरेली में पहले ये काम यूनिवर्सिटी से पहले अक्सर किया जाता था, जो थोड़ा सा एरिया पड़ता है, आपने देखा होगा। कभी वहां से निकलना तो वहां पे PIG बिल्कुल से बिल्कुल से। बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें सुनिएगा। इस गाय को खाने आते थे अपमार्जक या नेचुरल सफाई कर्मी, उनका नाम होता था गिद्ध। अब जब गिद्ध खाते थे तो गिद्धों को थोड़े समय बाद देखा जाने लगा पशु के अंदर डाइक्लोफेनिक नाम की दवाई, वो मर गया। उस डाइक्लोफेनिक दवाई का अब असर किसके ऊपर देखा जाने लगा? गिद्ध के ऊपर। गिद्ध की गर्दन लटक गई, गिद्ध की किडनी लिवर फेल और गिद्ध पर्यावरण से गायब। तो डाइक्लोफेनिक पे बैन लगाया गया, लेकिन डाइक्लोफेनिक अभी भी बिक रही है। ऑक्सीटोसिन भी बिक रहा है, दोनों चीजें चल रही। मैं बताता हूँ, नाम बदल देने से दवाइयां नहीं बदल जाती। तो ये केस स्टडी याद रखना कि गिद्ध पर्यावरण से गायब क्यों गए। महाराजगंज में 32 या 34 करोड़ खर्च रुपए करके, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष है, जो तुम्हें पढ़ाएगा वो खुद ही बताएगा। महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण जो है वो सबसे बड़ा बन रहा है एशिया का, अपने उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे गिद्ध के संरक्षण की बात हो रही, जटायु नाम से। तो ये ध्यान रखना। तो जो 360 डिग्री पढ़ा होगा वो कनेक्ट कर देगा, मैं तो देखो पढ़ा हूँ, सीधी बात है। चलो आज ठीक है, अब बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है लास्ट वाला, इसमें फार्मास्यूटिकल वेस्ट, समझ गए? तो इस तरीके का निकलने वाला वेस्ट जो होता है, इसी वजह से जिला अस्पताल में कंटेनर लग दिए गए कि भैया वही RGB, रेड ग्रीन येलो वाला, 3 तरीके के कंटेनर होते हैं ना, कि इसमें डाल दो कूड़ा, इंजेक्शन वाला इसमें, इंजेक्शन वाला इसमें, रुई, और आप जो लगाते हो जिससे आपके थोड़ी थोड़ी देर इंजेक्शन लगाने के बाद स्प्रेड बोलते हैं जिससे, उसकी स्पेलिंग क्या है? नहीं बता पाओगे, मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता थी, मैंने गूगल कर दी। ये ढूंढना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, खाली बैठे दिमाग में आती है ना।
अब ये तो बेसिक हो गया, सबको पता होगा कि कर्नल कैसे लिखते हैं। कर्नल, निमोनिया, टीनेंट, साइकोपैथ, साइकोमेट्रिक, साइको पीएच से लिखा जाता है। निमोनिया कैसे लिखते हैं? कर्नल, 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 कर्नल सी से, COLONEL। टीनेंट, अरे कंफ्यूजन वाली जो वर्ड है ना, इनको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। कोई हाँ SSC वाला है कोई? लेफ्टिनेंट नहीं बता पाओगे? लेफ्टिनेंट LIEU से शुरू होता है, LIEU, ल्यूटिनेंट बोलते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट। रेस्टोरेंट तो बता ही दोगे, इतने भी कहना सर इतने ही बुरे नहीं, बुरे तो नहीं हो, लेकिन ये चीजें जो होती है ना, देखो हम दिल्ली रहे तो हम भैया जब बेवकूफ बन के एकदम गए थे नए नए, सपाट बाल, डाबर आंवला तेल लगा के, और हम समझते थे वहां पे कि हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं। अरे सीरियसली, मैं जब अपनी कोचिंग जाता था, मैंने तो अपनी कोचिंग का कार्ड भी लगाया था यहाँ अपने डॉक्यूमेंट में कि मैं इस कोचिंग से पढ़ा हूँ, देखो देखो इस कोचिंग से। तो बोले अरे सर आप यहाँ से पढ़े? मैंने कहा ना ना, ये तो फर्जी आईडी है। तो कहने का मतलब ये कि जब मैं उस कोचिंग में जाता था तो नई बड़ा सील होती है स्टूडेंट की, ये जस्ट कोविड से पहले की बात है। तो मैं अपने साथ में 7 जोड़ी फॉर्मल कपड़े लेके गया था, पैंट वैंट खुद इस्त्री करके एकदम बढ़िया क्रिच व्रिच बना के, सफेद रंग की शर्ट, टाई लगा के जाते थे, टाई शुरू में सस्ती वाली। हाँ, सेंट अलाइशियस में पढ़ा हुआ हूँ, तो अलाइशियस और ज्यादातर CBSE बोर्ड में टाई चलती है। तो हम लोग टाई को बहुत स्पेशल ओकेजन पे नहीं लेते, लेकिन यूपी बोर्ड वाले के लिए टाई ऐसे होती है जैसे IAS की परीक्षा है। या आज सच में मैंने कुछ पहना है। तो उसके बाद में सबसे पहले दिन कोचिंग है। हाँ सुन लो, तुम लोग अलग वो बता रहे हैं, सर गए थे, उसके बाद ये हुआ होगा, देखिए जी बता। खैर फिर मैं तैयार हो गया। मैंने सोचा भाई बड़ा टेंशन मिलेगी, 50-60 बच्चों में 350 बच्चे, मैं ही सबसे ऐसा था जो लग रहा था मुझे कि वेल ड्रेस्ड नहीं होगा। तो वहाँ दिल्ली में चार्मनेस बहुत है, क्योंकि वहाँ 300 रुपए में भी कोट मिल जाता है। ये बात मुझे वहाँ जाके पता चली। हाँ 60 रुपए में शर्ट मिल जाती है। स्टूडेंट एरिया के पास, लिटरली स्टूडेंट एरियाज के पास में लोकल मार्केट होता है। उस लोकल मार्केट में शाम को आप घूमने जाओगे, आप 200 रुपए में 2 जोड़ी तक कपड़ा थोड़ी बार्गेनिंग करके उठा लोगे। 30 रुपए में टी-शर्ट मिलती है नई दिल्ली के पास। और ये सब मैंने ली, पहनी। मैं कभी ये नहीं कहता मैं बहुत ब्रांड का शौकीन हूँ, ठीक ठाक लग गया कपड़ा तो उठा लिया, डाल लिया, तो खुद कैपेबल हो, सही जगह चले गए तो आदमी कहता है यार ठीक ठाक पहना होगा, वरना फिर 69 149 तो चल ही रहा थी इसमें, ठीक विशाल मेगा मार्ट में। खैर उसके बाद मजे की बात सुनिए, फिर पहन के गए भाई। अब हमें लगा टीचर से ओरिएंटेशन होगा जैसे स्कूल्स में होता है। 3 महीने बीत गए, टीचर को इधर नहीं पता था कोचिंग का स्टूडेंट है कि नहीं है। पर्ची लिख के दी जाती है प्राइवेट कोचिंग में, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो मैं गया हूँ और लिटरली बड़ा हम लोग लकी हैं कि एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। 350 बच्चे पीछे से पर्ची लिख के भेजेंगे तो वो टीचर तक पहुंच ही नहीं पाती। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आपके कोई बड़े भैया या कोई भी टीचर रहे और किसी कोचिंग में हो, जैसे बड़ी कोचिंग का नाम DRISTHI BISION बाजीराव एंड कभी करके, तो ये जितनी कोचिंग है यहाँ बल्क में बच्चा होता है। मैं ये नहीं कह रहा ये कोचिंग खराब है, मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन 350-500 बच्चा पढ़ता था और मैं भी कहीं कोने में बैठा होता था। अब पर्ची लिख के दी, और एक और होड़ होती थी, तुम यहाँ आ रहे हो 9:15 पे, तब भी कोई भी सीट मिल जा रही है। वहां 2 घंटे पहले बच्चे लाइन लगा के जीने पे खड़े हो जाते थे, ठीक है ना, ताकि हम आगे बैठ जाए। फिर लड़ाई होती थी, और लड़ाई होने के बाद ये होती थी कि टीचर होता था मक्कार। टीचर क्या करता था कि दूसरी क्लास से वहां पढ़ाने नहीं आएगा, वो कहता था बच्चे उठ के नीचे वाले फ्लोर पे आओ। तो सारे बच्चे एक साथ कम से कम 300-350 बच्चे अब सीढ़ी से जा रहे हैं। फिर लड़ाई हो रही कि मैं आगे कैसे बैठूंगा। ये सब नौटंकी चलती रही शुरू के 5 महीने तक। मुझे ये पता चल गया था कि UPSC की तैयारी कोचिंग के बिना कैसे करनी है, और कोचिंग कर रहा था मैं। तो उसके बाद में क्या लिटरली फिर मैंने तैयारी शुरू करी। और सही बता रहा हूँ, स्टूडेंट ही होते हैं वहाँ पे जो किताबें बेच रहे होते हैं, न्यूज़पेपर बेच रहे होते हैं, चाय बेच रहे होते हैं। आप ज़्यादातर समय कोचिंग के लिए जब जाओ ना, पहले कम से कम 1 महीना रुक के वहाँ स्ट्रगल करना, आसपास समय बिताना। तो तुम्हें वो अपनी अपनी स्टोरी बताएंगे, चीज़ें बताएंगे। वहाँ बुक शॉप वाला तुम्हें वो बुक बता देगा जो अभी इंटरनेट पे लेटेस्ट आनी है, उसका रिस्पॉन्स क्या है। इतना तुम्हें कोचिंग वाला नहीं बता पाएगा। कुछ 1-2 टीचर ऐसे होते हैं जो आपको समझ में आएंगे, अच्छे लगेंगे, लेकिन आपके डाउट दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आए, वो प्रोग्राम्ड होते हैं मशीन की तरह। 3 घंटे उन्होंने घटाकर डिलीवरी करी, उसके बाद चले गए। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ तो अच्छी करी कि यहाँ पर आपके लिए हम उस लेवल के टीचर लाएंगे जो कभी UPSC PSC के इंटरव्यूज दिए हुए हैं, ताकि तुम उनसे उतना गाइडेंस लेके उतना आगे पहुंच जाओ। लेकिन इस योजना की 52-53 जिले में स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, समझ रहे, बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो गवर्नमेंट अपनी जगह गलत नहीं कर रही है। हमेशा याद रखना कि इट इज़ ऑल ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने वहाँ से 2 लाख रुपया रिलीज करा तो वो बंटता यहीं आके, ये ध्यान रखना, वो नहीं बांटते हुए। अगर वो बांट, उनको उनका फिक्स है कि हमें चुनाव का इतना चाहिए, यहाँ से चाहिए, वो तुम कैसे करके दो। तुम्हारे 50 स्रोत बने हुए हैं, 2 स्रोत का पैसा हमको चाहिए और वो तुम किसी भी तरीके से दो, ये फिक्स रहता है। तो और वो ठीक भी है, उसीलिए आजकल कर्मचारियों को टारगेट दिए जाते हैं। तो टारगेट का मतलब ये कि अगर तुमने शिकायतों का निस्तारण नहीं करा, ये नहीं करा, तो पूरी चैन चलती है। खैर
कोचिंग में बहुत कुछ सीखा, 5 महीने की कोचिंग फ्रूटफुल नहीं रही। उसके बाद मैंने कोचिंग से पैसा वापस लिया, छोड़ दिया, उससे नीचे वाली कोचिंग में चला गया। कोचिंग थी एक पैरामाउंट केडी कैंपस, सुनी किसी ने? मदर्स प्राइड करके डेरी कहते थे हम लोग। तो इन कोचिंग में जाके एसएससी के बैचेस लिए, एसएससी के उस समय एसएससी सीजीएल आया हुआ था, तो सीजीएल में 132 कट ऑफ गई थी, तो सीजीएल था कि सीजीएल देंगे। ये नहीं पता था मुझे कि एसएससी, यूपीएससी और पीसीएससी के लिए अलग अलग पढ़ना होता है, जब मैं पीलीभीत से निकला था। और यही गलती आप करते हैं, और इसी का फायदा लेता है आपसे टीचर। जैसे आपको मैंने लूसेंट रेफर करी या घटना चक्र दे दी, और मैंने कह दिया ये लूसेंट है, ये तुम्हारी परीक्षा में मदद करेगी, मैंने नहीं बोला। अब उसमें किताब के मालिक ने लिख दिया यूपीएससी, टीएससी एवं अन्य परीक्षाओं में उपयोगी। वो एक ऐसी किताब है जो आपको फैक्ट दे देगी, फैक्ट पाएगा। जैसे अब क्वेश्चन आ गया कि जनगणना के बारे में लिखिए, तो इसमें आप तथ्य से शुरुआत कर सकते हैं कि ये 11वीं 12वीं जनगणना है, पहली लॉर्ड मायो के टाइम पे हुई थी, 1872-82 जो भी हुई। यहाँ पे आप तथ्य से शुरू करोगे, लेकिन जनगणना कराई क्यों जाती है, जनगणना क्या बजट में आती है, जनगणना क्यों जरूरी है, जनगणना के फायदे क्या है, ये कंसेप्ट के साथ लिखोगे। इतना लूसेंट में आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जैसे मैं पर्सनली कहता हूँ, क्योंकि वहाँ दिल्ली के अंदर कोचिंग का एक कैडर होता था, मुझे पता चल गया घटना चक्र स्टेट एग्जाम बुक है, माजिद हुसैन यूपीएससी एग्जाम की बुक है, और एनसीईआरटी ऑल एग्जाम बुक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के समझ रहे हो, आपको तथ्य भी मिल जाएंगे, कंसेप्ट भी मिल जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना। फिर खैर स्ट्रगल चला, उस जर्नी में मुझे पता चला कि मेरा लॉ में नंबर आ गया, फिर मैं लॉ के लिए आ गया। फिर उसके बाद मुझे बीटीसी बीसलपुर में मिल गया था, तो मैं 1 महीने के लिए गया, यहाँ मैंने बीटीसी छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगता था शिक्षक बनेंगे बाबूजी। गलतियां हुई तभी तो यहाँ खड़े हैं ना। अगर वो बीटीसी कर लेते तो 2019, 20, 21 तक हो जाते, क्योंकि फिर 68,500 और 69,000 की भर्तियां आई। खैर उसके बाद फिर बीएड भी चला। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाँ बीएड भी पूरा कर रखा है मैंने, बीएड कर रखा है, बीएड है, ग्रेजुएशन है, पीजी है, एलएलएम, बहुत ग्रेजुएशन, बहुत सारी चीजें छोड़ो, तो उसका मुझे बेनिफिट मिलता है। मेंस आंसर राइटिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि हर 3 महीने में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के एग्जाम आते थे, कॉपी लिखने चला जाता था। अब अभी लास्ट में मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस जो अपना दिया है, तो उसमें सब्जेक्ट आते थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, देशों के पॉलिटिक्स को कंपेयर करो। उसके अलावा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में आता था कि एरिस्टोटल कौन था, कम्युनिस्ट विचारधारा कौन सी। ये मैं वैसे इतना समय नहीं देता, लेकिन मुझे वहां जाकर के भरने थे पन्ने, तो फिर मैंने अच्छे से पढ़ा, तो बेनिफिट मिलता है। फिर इधर टेक्निकल कोर्सेज, डाइटिशियन ऑल एंड ऑल, बहुत सारी चीजें मैंने करी, तो उन सारी चीजों को मुझे बेनिफिट बहुत मिला। और अभी भी मिल रहा है, अभी कोई ना कोई कोर्स में एनरोल रहता हूँ, पढ़ना नहीं छोड़ूंगा बुढ़ापे तक। यार आप कितने बूढ़े हो गए। पीजी मेरा, पीजी साइंस से भी है, पीजी लॉ से भी है, पीजी कॉमर्स से भी है, तो छोड़ो। अभी आए हुए ना यूनिवर्सिटी के फॉर्म, तो देख लो कुछ 1200 फीस। तो अभी उस अब देखो ईयर में किससे नहीं, रेगुलर तो खराब हो गया, अब सेमेस्टर हो गया ना रेगुलर। तो रेगुलर में क्या है कि आप हर 3 महीने में परेशान हो जाओगे, इसलिए हाँ, इसलिए प्राइवेट ढूंढो और यूजीसी नेट की तैयारी करो, यूजीसी नेट निकाल लो, उसमें जेआरएफ का प्रयास करो। अगर तुम यूजीसी नेट निकाल लोगे 20, 25, 30 हजार रुपए महीने के इंसान हो जाओगे। उससे तुम्हें 5 साल तैयारी के लिए घर से निकल के टाइम मिल जाएगा पैसे के साथ। पता है ना यूजीसी क्या होता है? जेआरएफ। उसमें अगर आपको जेआरएफ लग गया, उसे कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर वो आपको मिल गई तो मजा आ जाए। लेकिन अगर आपका सिर्फ यूजीसी निकला और अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में चले गए जैसे इग्नू या जेएनयू में, तो वहां आपको स्टीपेंड मिलता है 7 से 8 हजार रुपए महीना। तो ये अगर मैं बस ग्रेजुएशन के बाद मैंने सारी पढ़ाई गवर्नमेंट करी, तो हजार रुपए साल में पढ़ाई करता रहा, चलती रही कहानी। और स्कॉलरशिप अलग उठाई मैं, है ना, गरीब बन गई। खैर आगे बढ़ते तो पढ़ो। इसके बाद फार्मास्यूटिकल की बात है, लास्ट वाला अनस्टॉपेज बेस्ड। देखो हाँ, तो न्यूनतम जो आप चाहिए कोर्स तो ग्रेजुएशन तो करो। सर आपने इंटर कब किया? सम सीक्रेट्स नॉट टू बी टोल्ड। देखो इधर इंटर 2 बार किया आपने ना, वो तो अलग। एक बार साइंस बोर्ड से करा था और एक बार कॉमर्स। साइंस वाले से, साइंस वाले से बीएससी वाली समझ गए। अरे ठीक है, देखो चलो साहब नहीं हाई स्कूल ठीक है, मेरे हाई स्कूल में तुम्हें पता है। चलो एक लाइन को, उसके बाद लिख लीजिए अदर। मैंने क्या लाइन बोली लास्ट में, देखनी पड़ेगी। हाँ, अनसेफ स्टोरेज, या फिर क्या बोला, अब फार्मास्यूटिकल की बात लिख लीजिए भैया। अनसेफ स्टोरेज ऑफ वेस्ट। अनसेफ का मतलब यही है कि तुमने लेस की थैली पकड़ी और जमीन पे डाल दी, तो ये भी सॉइल पोल्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि उस पर जब डिकम्पोजर टूटेंगे तो वो कहेंगे यही नहीं टूट रही, कमर टूट रही।
ठीक है, देखा बेसिकली ड्रीम जो मेरा था वो एरोनॉटिकल साइंटिस्ट बनने का था, एरोनॉटिकल साइंस में जाने का था, लेकिन एरोनॉटिकल साइंस के लिए मुझे गाइडेंस नहीं मिला क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो कि ग्रेट थे, वाज आल्सो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मुझे साइंस एंड टेक में काफी इंटरेस्ट है शुरू से। सर क्वालिटी में कैसे आना हुआ एक्सीडेंट। चलो देखो अगला देखो, अगला प्लास्टिक बैग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आईआईटी से करके, तो ठीक है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट आईआईटी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट से, साइबर से लेके सबका सफर भी बड़ा अच्छा है। सर एमबीबीएस बचा, एमबीए भी कर लो क्या? दिखाना है। चलो भाई देखो अगला, प्लास्टिक बैग देख लिया। प्लास्टिक की थैली, भैया प्लास्टिक कितने साल तक नहीं गलती आपकी? 100 साल और बढ़ा दो, 600 साल तक प्लास्टिक आपकी नहीं गलती है। डिपेंड करता है कितने माइक्रोन की है, लेकिन अभी आप दुकान पे जाते हो, धोखा और हो रहा है आपके साथ, ये कम माइक्रोन वाली ले जाओ। दुकानदारों को सस्ती पन्नी कम माइक्रोन की बना के बेचने में बड़ा मजा आता है। अब जो काली वाली पन्नी में बंदूक भी डाल के देते हैं, उसमें सबसे पहले डेंटल बाहर आ जाता है, उसके बाद ले जाते बंदूक भी बाहर आ जाती है। थोड़ा आगे और ले जाओगे तो देखोगे जो 1 किलो गाजर थी उसकी भी नुके बाहर आ रही है कि रिलीज कर दो। ऐसा ही होता है, इसीलिए भैया खादी भंडार का बना थैला लें और एवं सस्ते थैले ना लेके जाएं। इसलिए आप वो वाला थैला ले लिया करें जो 10 रुपए का आता है, जो सफेद होता है, 2 नीली धारी पड़ी होती है। मेरे दादाजी पहले नहीं, ये नहीं आ रही, वो वाटर प्रूफ होता है। अरे जिसमें किसान भाई खाद वाद यूरिया भर के ले जाते हैं, बड़ा मजबूत सा होता है प्लास्टिक। बिल्कुल हाँ, उसमें भाई 1 धड़ा आलू ले आओ चाहे 2 धड़ा आलू ले आओ, थैला नहीं बनता, ये बात रहती है। और बाकी है ना, तो प्लास्टिक बैग कितने साल तक नहीं कर ले? 600 साल से। लिख लिया? चलो अब आगे बढ़ो। बिल्कुल सही, प्लास्टिक के आगे डैश लगा के लिखो कि प्लास्टिक से जब जलाते हैं तो कौन कौन सी गैसें रिलीज होती हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं लिखता नहीं चलता हूँ, ठीक है? प्लास्टिक के साथ कौन कौन सी गैसें रिलीज होती हैं, देखो ये बड़ा जनरल। अगर मुझे एनवायरनमेंट में इसको नहीं पढ़ाना होता तो मैं अच्छा 6-7 आर्ट की तुम्हें किताब रिकमेंड कर देता, लेकिन मुझे पता तो उतना भी नहीं पढ़ो। पहली गैस का नाम लिखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक है, कौन सी गैस सर? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO बोलते हैं। मोनो का मतलब 1 0 1 लड्डू, डाइऑक्साइड का मतलब O के नीचे 2 2 लड्डू, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। लिखो तीसरी गैस का नाम लिखो फॉस्जेन, लिख दे रहा हूं, बताऊंगा आगे इसके चैप्टर है, पूरा चिंता न करो। फॉस्जेन। इसके बाद एक लास्ट चीज और लिख लीजिए, डायोक्सिन्स, DIOXIN। लिख लिया? ये 3-4 गैसों के नाम याद रखना जो प्लास्टिक बर्निंग से निकलती है। आपके घर में PVC पाइप लगा होगा, PVC, अगर वो PVC पाइप जो है ना उसको भी जलाओगे तो यही सब निकलेगा, क्योंकि वो प्लास्टिक का है। समझ में आता है? और इस प्लास्टिक का विकल्प एक ही है कि प्लास्टिक को हम लोग यूज करना बंद कर दें, लेकिन नहीं कर सकते। आजकल आप देखते हो कि दूध थैलियों में आने लगा है, लोगों ने प्लास्टिक का तुरंत एग्जांपल निकाला, बोतल से। सर इसकी बात कर रहे हैं, इसकी ठंडों में प्लास्टिक की बोतल आपकी अगर श्रिंक हो रही है तो बुद्धि की कमी है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग गर्म पानी उसी प्लास्टिक की बोतल में डाल लेते हैं, फिर वो अलग आकृति बनाती है। फिर तुम कहते हो देखो मेरी बोतल इस शेप की बन गई है, आगे से टेढ़ी नीचे से ऐसी, ऐसा हो जाता है। मेरे साथ हुआ है, सभी के साथ हो जाता है, ज्यादा काबिलियत। घर वाले कहते हैं नहीं पिघलेगी, मैंने कहा हाँ देखो देखो देखो, थोड़ी देर में पता चल रहा है बोतल आधी हो गई, छोटी बोतल 2 लीटर से 1 लीटर। खैर, तो ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि प्लास्टिक किसकी बोतल? लोहे की। जब आपके पास बत्तख का दिमाग हो सकता है तो हम सब पे लोहे की बोतल क्यों नहीं हो सकती? बत्तख भी एक जानवर है, इंसान भी एक जानवर है। इंसान भी, मैंने बत्तख बोला है, बत्तख मतलब बत्तख और बंदर में कुछ तो अंतर होगा। बत्तख एक जानवर ही है सर। सही है। बजात का उद्देश्य है यूपीएससी परीक्षा नहीं, पैटा परीक्षा निकालना, PUTA,
पता है ना, एथिकल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स एनिमल संस्था है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, कह रही है पेटा वालों का, उस पेटा वालों में तुम्हें पता है, उस पेटा की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है। अभी तो दिया मिर्जा वगैरह सब दी है। शिल्पा शेट्टी को उसमें कुछ बनाया गया संगठन या प्रमोशन एम्बेसडर। अगले ही दिन वो इतना बड़ा चिकन कटा हुआ लेके फोटो आ गई थंबनेल पे, कैसे बना इतना स्वादिष्ट चिकन। अरे भैया तुम्हें उसी में जोड़ा है कि जानवरों की हत्या मत करो, तुम अगले दिन विज्ञापन लगा रही हो। तो ऐसे ये है, इनसे कहा जाएगा आतंकवाद रोकने के लिए स्पेशल ऑफिसर बनाया गया। अगले दिन ये जाकर के माओवादियों की तरह कपड़ा पहन के देंगे, हमारी मांगे पूरी करो। 4000 करोड़ का बजट आया वही स्वामी विवेकानंद योजना के तहत, लेकिन उसमें ये नहीं मुझे पता कि यहाँ बटेगा या नहीं। लेकिन जो भी इस साल पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में एनरोल्ड थे और अंतिम वर्ष है उन्हें मिलेगा। 25 लाख टैबलेट वितरित होगा। यूपी का बजट देख लिया ना, और इंटरिम बजट जो आया वो बजट नहीं देखा। बजट बनता कैसे, ये पॉलिटिकल टीचर का काम था। अच्छा वो तो चले वो चलो अफसोस शक्तिमानी का जन्म। चलो कोई बात नहीं, अपने आप से पढ़ लेना, हर कोई जिम्मेदारी टीचर थोड़ी ना लेगा। 25 में कहां तुम्हारा पूरा हो रहा है। चलो अगला लिखो इंडस्ट्रियल सोर्सेज। इंडस्ट्रियल सोर्सेज इंडस्ट्रियल सोर्सेज का मतलब सभी प्रकार के वेस्ट आ जाएंगे। इंडस्ट्री से क्या क्या निकलता है सर? जिंक, कैडमियम, ये वही सब आएंगे जो वायु प्रदूषण में जा रहे थे, जल प्रदूषण में जा रहे थे। क्यों आएंगे? क्योंकि सॉइल प्रदूषण होता ही एयर और वाटर से ही, सीधी बात। इसमें वही सब आ जाएंगे, लेड, कॉपर, कैडमियम। लेड के बारे में बता चुका हूं, जिसमें TEL के बारे में बताया था। उसके बाद कैडमियम, कैडमियम से कौन सी बीमारी होती है? इटाई, आउच आउच। उसके बाद लिख लो जिंक, यस। अब इसी में एक चीज और लिखो, सबसे मजेदार, आगरा और कानपुर कौन से उद्योग के लिए जाने जाते हैं? तो लेदर बोल दो तब भी वही बात, चमड़ा ही है। तो ये बताओ, इस चमड़े का जो वेस्ट होता है, ये जो चमड़ा बनाते हैं कहाँ जाता है? गंगा नदी में। चलो मान लिया, इसको डंप करते होंगे ना। आज की डेट में लेदर इंडस्ट्री बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल है इस प्रदूषण के लिए। लिखो लेदर टैनिंग या लेदर से निर्माण करना लेदर की वस्तुओं का। लेदर माने जो घर वाले धमकी देते हैं, जाम ना निकला चमड़ी उधर दे। आलोक कह लग कि तुम पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, सुबह शाम हो गई है, 3 बार खाना खा जा रहा है, कहते अभी आ रहा हूँ, इतनी मोटी चमड़ी हो गई। कौन सी वाली? ऐसा मत दो, राइनोसोरस कह लो। अरे नहीं, इस मामले में मोटी चमड़ी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। देखा? अरे वाह आलोक, आलोक ने सिद्ध कर दिया बजाती। चलो भाई अगला एक और अच्छा पॉइंट है, उसमें ये लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने 3 R पढ़े होंगे। अगर मैं कहूं चौथा R भी होता है, कोई बता सकता है? पहले तो 3 ही बता दो, वो भी तुमने पढ़ लिया होगा। रिसाइकल, हाँ चारों पता है, चारों हो गए। रिसाइकल, रीयूज, नहीं रिफॉर्म नहीं, रिकवर। लिखो सबसे पहले एक हेडिंग डाल के लिख लो कि इनफॉर्मल रिसाइकलिंग, यानी कि अनौपचारिक तरीके से। अरे बंद कर दो ना, बंद कर दो। बजाज बहुत धाराएं लगेंगी, बंद कर दो। पूरा क्लास लगवाएगा धारा, बंद कर दो। और मैं वकील हूं, मेरी दोनों तरफ से कमाई होगी। इनफॉर्मल रिसाइकलिंग अनौपचारिक तरीके से है। हाँ बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। तुम पे धारा लगेगी मेंटल एक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एक्ट। अरे आप इसके नहीं लिख लिया। इनफॉर्मल का मतलब यही होता है कि आपके घर में चुटपुटिया चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं है, लेकिन जो धीरे धीरे सॉलिड वेस्ट को करते हैं। एडिंग इनफॉर्मल रिसाइकलिंग। अब बताओ जरा, आप सच बताना एकदम अपनी खोपड़ी में हाथ रख के, ठीक है, मतलब कसम खा के, कि आपको ये अच्छे से पता हो कि आपके मम्मी पापा ने कूड़ा
जो सुबह कचरा गाड़ी आती है उस तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, या कूड़ा कहीं जाके घर से 100-200 मीटर दूर, हाँ एग्जैक्टली 100-200 मीटर जाके कहीं कूड़े वाली पेटी में डंप करा, किसे पता है सर? हमें ये तक नहीं पता चल पाता है कि हमारे घर में कूड़ा होता भी है कि नहीं, क्योंकि वो कूड़ा पता है कहाँ जाता है? कूड़ा जाता है घर के पीछे। अगर कोई बाग है, मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये है मेरे घर के है पीछे और है नहीं, मैंने देखा तो खिड़कियां खोली और फैरी बनी। कई बार मेरे छोटे भाई को धमकी दी जा चुकी है वहीं से फेंकेंगे, लेकिन खैर वो है तो घर वालों ने वेस्ट नहीं निकाला। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कूड़ा आसपास का व्यक्ति नहीं फेंक देता है। गांव में सबसे बढ़िया ये बताया भूरे में, किसी को भूरे का एक्सपीरियंस है यहाँ पे? भूरे में बीची निकलती है देखा? भूरे में बेटा कुछ और भी निकल आता है बीची के अलावा। कभी कभी कुछ गांव के लोग पकड़े जाते हैं भूरे में। नहीं पता, मैं तुम्हें डिफाइन कर ये ऐसे तरीके से झोपड़ी। अरे मैं सब बता दूं, जैसे आप नवाबगंज की तरफ बढ़ेंगे, नवाबगंज से पहले जैसे आप पास करेंगे तो 2-4 गांव पड़ते हैं, तो वहां पर ऐसे देखा होगा आपने कोड़े निकल रहे हैं। हाँ, उसमें कंडे तो होते ही होते हैं। जब वो खाली हो जाता तब उसका बहुत सफल प्रयोग होता है। हाँ तो काहे तुम 400 रुपया खर्च कर। चलो तो बेटा इससे कहते हैं ये जो क्या जी पैसा खा गए अच्छा कोई बात नहीं प्रधान जी, जब आपके जैसे नागरिक है तो सफाई पूरी कराएं, मानव को थोड़ी मार देंगे वहां से। जो हो गया खैर छोड़। अब इसके बाद समझिएगा तो सॉइल पोल्यूशन में कहां पे थे? हाँ इसी के साथ में जैसे ये बना लेते हैं शेड, तो ये शेड तो छोड़ दो गांव में, लेकिन गांव में सबसे सफल प्रयोग इसका होता है कि जब तक वो कहीं कूड़ा फेंकने नहीं जा रहा है उन्हें लगता है हर चीज फेंक दो गायब हो जाएगी। अब पहले गांव के लोग सही सोचते थे, जैसे क्या हुआ चाय पत्ती फेंक दी तो जमीन ने अपने अंदर क्या कर ली भैया, अवशेषित कर ली, उसके बाद में इस्तेमाल होगी। लेकिन अब गांव के लोग भी ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जो मार्केट से बन के आती है। अब कहीं गांव नहीं बचे, यहाँ से अगर 6 किलोमीटर पे तुम सोच रहे हो कि नहर बहती है और वो गांव है तो चले जाना, उन्हीं घर में एसी लगी मिलेगी तुम्हें। अब गांव सिर्फ गांव का नाम ही रह गया है। अब मेरी समझ से तो सबको नगर पंचायत घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जितने भी गांव हैं वो बहुत तेजी से डेवलप हैं। गांव के अंदर बच्चे भी तुम्हें स्मार्ट पढ़े लिखे हर तरीके के मिल जाएंगे, स्मार्टफोन की कवरेज भी पूरी है, सिर्फ नाम के गांव रहेंगे। कुछ गांव है लेकिन वो इन क्षेत्रों में नहीं, एमपी चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, झारखंड चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, वहां लिटरली गांव मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे। अपने पीलीभीत के आसपास तो गांव नहीं, ये ध्यान रखना, अपने पीलीभीत के आसपास कोई गांव की स्थिति नहीं, बहुत डेवलप है। बस जमीन सस्ती के नाम पे थोड़ी दूर लेके कह देते हैं तो गांव का एरिया, समझे? तो इन जगहों पे आपको क्या देखने को मिलता है कि कूड़ा लिया अपने बगल के प्लाट में फेंक दिया। एक दिन बेचारा जिसके प्लाट का मकान बनना है वो ट्रालियों से कूड़ा फेंकवाता घूमता है, तो यही होता है। खैर अगली हेडिंग है मृदा प्रदूषण के प्रभाव। लिखो ये सारे पॉइंट याद रखना, वैसे तो नोट कर लिए होंगे 1 लाइन। मृदा प्रदूषण का सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलता है सॉइल के पोषक तत्व पे, मृदा पोषक पर या मृदा पोषण पर सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलता है सॉइल न्यूट्रिएंट पर, मृदा पोषण पर। देखा? अब खुद ही बताओ, अगर जल में हानिकारक विषैले तत्व मिले होंगे, केमिकल मिला होगा, और उसी जल से तुमने सब्जी के लिए, फसल के लिए सिंचाई कर दी, तो उस फसल में वो गुण आएंगे। और जब आप सब्जी खाओगे और उसके बाद भी आप कहोगे मैंने जीवन भर बंद गोभी खाई और बंद गोभी खाने के बाद कैंसर हो गया, तो भैया उस बंद गोभी में जो जल लग रहा है वो बगल की शुगर फैक्ट्री से होता हुआ आ रहा है। उसमें शुगर फैक्ट्री के बनाने वाले सारे गुण आ गए, जितने केमिकल थे, इससे वो खेत में आई और खेत में क्या हुआ, उसी से सिंचाई हो गई। सिंचाई होने के बाद जो सब्जी निकल रही है उसमें तुम्हें मिलेंगे कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स, यानी कैंसरकारी रोग देने वाले गुण। तो बात आई समझ में? सबसे पहला इसका प्रभाव है न्यूट्रिएंट तो घटाता ही घटाता है जी। अगला लिखो, सैलिनाइजेशन, लवणता बढ़ाता है एवं मृदा अपरदन करता है। लवणता बढ़ाता है एवं मृदा अपरदन करता है। लवणता मतलब समझते हैं ना, सॉइल सैलिनिटी। मृदा लवणता
बढ़ाता है एवं मृदा अपरदन करता है। इरोजन को अपरदन कहते हैं। लेकिन इस पहले खाई वाला था पोषण को रोपण लिख दिया, मृदा को मुर्दा लिख दिया, मुर्दा रोपण लिख लिया। चलो भाई अगला लिखो। अगला अब ये जो सॉइल इरोजन है ना, ये सॉइल इरोजन खुद बताओ कैसे होता है सर? वेदरिंग ऑफ रॉक से होता है। या तो हवा करती है या पानी करती है, लेकिन नुकसान किससे पहुंचाती है सर? मिट्टी को। ये जरूरी भी है। जरूरी का मतलब ये है कि चट्टानों से अगर अपरदन नहीं होगा तो जो मिट्टी है उसमें गुण नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखना। क्यों सर? क्योंकि फास्फोरस साइकिल वैसे ही चलती है, मैंने पढ़ाई की। आगे समझ में? अब साथ अगला लिखिए, तीसरा ग्राउंड। तीसरे का नाम है पॉइंट का ग्राउंड वाटर, यानी भूमिगत जल प्रभावित हो जाता है। भूमिगत जल पर प्रभाव। भूमि आ गई, इतनी बार भूमि का नाम हो गया। एक वीडियो देख, भूमि कहती है सारे कारण भूमि पे ही हो रहा है, जाऊंगी। भूमिगत जल पर प्रभाव, वही ग्राउंड वाटर। क्या कह दिया? आज कौन सा डे है? चार्ट नहीं है, चार्ट इसका नाम मालूम? कल बुढ़ा दिवस था। आज वीरवार को पीछे भी गए। चलो तुम लोगों पे प्रभाव नहीं हुआ। देखो लिख लिया, सैलिनाइजेशन हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया। अगला लिखो है ले। और बताओ, तुम्हें जिस धर्म के हो उस धर्म के बारे में नहीं पता। हाँ बताओ। अरे नहीं भैया, अलग अलग मॉडलों से बोला। हाँ कौन सी वाली मेथड? क्या भूमिगत? अब ये बताएंगे, ये बताएंगे, आप इंतजार करें, आपका नंबर आएगा 400 रुपए के हिसाब से आएगा। चल देखो, ग्राउंड वाटर हो गया, कंटेमिनेशन। मानसिक अस्पताल की फीस बढ़ गई क्या? निजी वाली। चलो देखो अगला, वनस्पति अभाव, लॉस ऑफ वेजिटेशन। वनस्पति का अभाव, लॉस ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति का अभाव। लॉस ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति का अभाव। लिखा? उसके बगल में लिख लीजिए कॉमा लगा के, जैव विविधता पर प्रभाव, यानी कि बायोडायवर्सिटी पर, जैव विविधता पर प्रभाव, कॉमा लगा के लिख लीजिए। 14 बना चलेंगे 14 वैसे डाल लिख लिया। वनस्पति अभाव, जैव विविधता का अभाव लिख लिया। अगला लिखो, अगला स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां। क्या हो गया? कौन सा मोबाइल दे दिया? वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो दिखाई जा रही है। देखो इधर अगला पॉइंट लिखो, स्वास्थ्य संबंधी रोग। स्वास्थ्य संबंधी रोग, स्वास्थ्य संबंधी रोग का मतलब यही, चाहे बीमारियां लिख लो चाहे रोग लिख लो। सर मृदा से बीमारियां हो सकती? हाँ, क्योंकि तुमने अगर अब दंगल लड़ने का प्रयास करा तो जहां जहां पैर में मिट्टी लगाओगे वहीं पता चल रहा, वहीं से कैंसर की चरम शुरुआत हो गई। कहने का मतलब ये है कि अब कोई भी चीज आज के दौर में प्रदूषण से छुई हुई नहीं रही है। पहले हमारे चारों तरफ पर्यावरण होता था, अब चारों तरफ प्रदूषण होता है। बात आई समझ में? सर कहाँ प्रदूषण नहीं होता? पता नहीं, हर जगह तो है। सबसे ज्यादा किस देश में प्रदूषण है, कोई बता सकता है? हर चीज के लिए चाइना जिम्मेदार नहीं है। बड़ा स्टाइल से बोला चाइना में, कोई बात नहीं, बता दो। जो इंडेक्स आते हैं ना, इंडेक्स, उसमें देखा करो जलवायु परिवर्तन कहाँ का निकल रहा है। हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज में से उसका नाम है। चलो भाई, अब तुमसे डिस्कशन का पार्ट है। तो डिस्कशन का पार्ट ये है कि तुमने प्रभाव देख लिए, तुमने बीमारियां देखी। चलो रो वाइज दो ऐसे प्रभाव बताओ या दो ऐसे कारण बताओ जिससे मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। इस रो से कम 2 सुझाव दीजिए। सुझाव देने जो आपको लगते हो कि मृदा प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, बहुत
बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट जैविक खेती, बिल्कुल सही, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अरे तुम भी लिखो, सूरज बताने का लिखना भी तो है, तुम तो इसलिए कह रहे हो अपने माइंड। पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। दूसरा बताओ, दूसरा इसरो से सूरज ने बता दिया, इसरो ISR होगा 15 अगस्त 1969। इसरो में भी काम कर रहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक बड़ा अच्छा उनका प्रोवर्ब है, सुनाता हूं तुम्हें। उन्होंने ये कहा था कि ग्रेट मैन, महान लोग यूज करते हैं धर्म को मित्रता के लिए, लेकिन तुच्छ एवं छोटे लोग इस्तेमाल करते हैं धर्म को लड़ाई लड़ने के लिए। क्या बात है ये APJ अब्दुल कलाम। आप यार आईटी के साथ मेरे सारी ये वीडियो एडिट कर रहा मैंने लिखी तारीख नहीं यार, ग्रेट पीपल को पढ़ो तो ग्रेट चीजें पता चलती हैं। अभी लेटेस्टली तुम लोग कौन सी किताबें पढ़ते हो? कोई साथ में आधे घंटे सर आरओ से फुर्सत नहीं मिल पाती। जब सारे एग्जाम दे लो और उसके बाद दोबारा से नई शुरुआत करो यूपीएससी के लिए, क्योंकि चयनित अगर नीचे भी होगा तो यूपीएससी वाले पे तो जाना। तो मेरी समझ से कोई एक रिलीजियस बुक या कोई भी एक बुक उठा के ना 10 मिनट 15 मिनट डेली पढ़ा, कुछ भी जो, मैं इसीलिए नाम नहीं लेता। जैसे आपने जो बुक कही वो तो एटर्नल बुक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर है, लेकिन कोई एक बुक ना पढ़ा दो, मजा आता है। सुंदरकांड पढ़ते हो? वो तो मैं हर मंगल को पढ़ता हूं, तभी अभी तक भूल जा रहा हूं कि आज में ये तो हनुमान चालीसा। हाँ सुनील सर बताइए। कहीं से क्लास वो तो आ जाएगी। हाँ हाँ मेरी तो क्लास खत्म हो गई 4:30 नहीं मिलेगा। हाँ क्या हो गया? बताइए हाँ भाई चलो अब आगे बढ़े, है ना? हाँ एक सुझाव हो गया ना ऑर्गेनिक फार्मिंग। और तो भैया सुझाव बताओ, या एक ही सुझाव में खुश हो? अरे बिल्कुल सही। अब फॉरेस्टेशन, ज्यादा वृक्ष लगाना, वन रोपण, यही तो है ना इसका हिंदी, वन रोपण या वन 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 लगाना। और ज्यादा वन लगाऊंगा तो सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू बनी रहेगी, इरोजन नहीं होगा। और कौन सा जल प्रदूषण और वायु को कम करना, ये भी ठीक है। हाँ अरे वायु प्रदूषण को भैया, वायु कम हो गई थी समझ जाओ। और कोई पॉइंट, और 2 पॉइंट? हाँ तुलसी बताएं, चुप बैठो। हाँ पॉलीथीन का, चलो ठीक है, एक बेसिक है, रिड्यूस द यूज ऑफ पॉलीथीन, यानी कि पॉलीथीन एवं उससे बने पदार्थों का कम प्रयोग करना। और बताओ सब जनरल देखूं तो आसपास में कितने जनरल पॉइंट आते हैं? क्या क्या करते हैं? वो बहुत बड़ा लिखा है, मम्मी लगाओ है नहीं ऐसे तो किसी बुरा नंबर इधर बताओ तो अन्य कारण। हाँ मोहम्मद प्रकृति का नहीं, प्रकृति इधर वाली इधर। चलो क्या लगता है, कैसे बताओ बचाओ? हाँ बस आप कहने वाले उत्तर कि मैं मृदा को ऐसे बचाऊंगा जन सुनवाई पे कंप्लेंट करके। समझ जाते तुम। हाँ नहीं जी, कैसे मृदा को कैसे बचाएंगे, जल्दी बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। विषैली दवाइयों का, गुड, फार्मास्यूटिकल वेस्ट को कंट्रोल करके। तो पॉइंट कमी आए हैं, लेकिन बहुत ही छोटे स्तर के पॉइंट आए। सरकारी नीतियों प्रयोग करके, सरकारी नीतियों का प्रयोग करके कोई एक सरकारी नीति बताता जरा सॉइल पोल्यूशन की। अभी रुक जाओ। हाँ हाँ बता। हाँ सर ये है जैविक। हाँ जैविक, हाँ रुक जाइए। सबसे पहला राज्य कौन सा है जो पूर्णतः जैविक खेती पर आपको नहीं पता था? प्रीति को पता था। इधर से भी कुछ बच्चे लोग गलत बोल रहे थे, लेकिन बोल रहे। हाँ कौन सा सिस्टम? 7 सिस्टर के नाम बताना जरा। मणिपुर, हाँ मणिपुर, हाँ त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, कितने हो गए? भैया 7 तो नहीं हुए, इतनी गिनती में लेके आते हैं। और मेघालय, कौन?
कोई बात नहीं, आपने 3 के नाम गलत बताए लेकिन ठीक है। 4 तो देखा 4, अभी तो असर नहीं हो रहा था चपड़ी पे, अपने मित्र को बचा रहा है। चलो, तो सबसे पहला इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि सर आपने बताया था कि जल एवं एयर, अगर हम जल के प्रदूषण में बिंदु स्रोत को नियंत्रित कर दें तो फिर जल प्रदूषण रुकेगा और जल की वजह से रिसाव रुकेगा, रिसाव की वजह से मृदा पे प्रभाव रुकेगा। तो सबसे पहला यूपीएससी के पढ़े लिखे, क्योंकि यूपीएससी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसे हाथ पकड़ के नहीं कहेंगे, हम इसे सहारा बना के बिल्कुल टॉप की चैन तक पहुंचेंगे और वहां से भ्रष्टाचार पर लड़ियां चलाएंगे। समझ गए बात को? तो वहां तक जाने के लिए तुम्हें जल प्रदूषण के बिंदु स्रोत को रोकना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट लिख लिया। लिखो अब अगला, कृषि का खत्म कर सकते हो, कृषि का कम कर सकते हो सर, और ज्यादा करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि एग्रोकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो इस तरीके की प्रयोग करें जिससे उर्वरकता बनी रहे। जैसे आपने देखा होगा मिक्स क्रॉप, एक ही खेत में 4 तरीके की लगा लो। कभी पहाड़ पे जाओ तो स्टेप फार्मिंग देखने को मिलती है। पतंग उड़ाने लगे। चलो लिख लिया। अगला लिखो, सबसे इंटरेस्टिंग इन्होंने चीज दी है कि जब भी कभी आपके यहाँ पर मिट्टी में क्या होता है, जैसे शुगर फैक्ट्री पास में है तो इससे रिसाव सिर्फ जल का नहीं होता, कभी कभी दूषित तेल भी फैक्ट्रियों से निकलता है जिसे कहते हैं ऑयल का रिसाव। तो तुम्हें बड़ा मजेदार एक चीज बताता हूं कि साइंटिस्टों ने बैक्टीरिया डेवलप कर लिया, उसको क्या करते हैं वो इंजेक्शन में लेते हैं, इंजेक्शन और ऐसे करके मिट्टी में कहीं अगर तुम्हें दिख जाए कि कोई बूढ़े चाचा मिट्टी में गड्ढा खोद रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर वो नलकूप नहीं लगाने वाले, हैंडपंप के लिए नहीं कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, डाल देते हैं थ्रू इंजेक्शन से, जिससे वो बैक्टीरिया कुछ समय तक उस मृदा में फैल जाते हैं और जितना भी ऑयल है वो सारा जैप कर लेते हैं, पी जाते हैं। उनका नाम है ऑयल जैपर। इससे उर्वरकता वापस लाई जा सकती है। मतलब हम ऐसे बैक्टीरिया को छोड़ देंगे जो उस भूमि पे जो ऑयल का रिसाव हुआ है उस पूरे ऑयल को अपने में सोख लें या पी लें। ये टेक्निकल चीज है, साइंटिफिक मेथड, इस तरीके से ऑयल की उर्वरकता को बचाया जा सकता है। बहुत कुछ है, ये सब करंट अफेयर ऑयल ज़ेपर्स, ZAPPERS इसमें दिया है ऑयल ज़ेपर्स के बारे में। गुड। उसके बाद सॉइल की हेल्थ को न्यूट्रिएंट देके, सर सॉइल में किसकी कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और भी, तो हम सॉइल के प्रदूषण को तो नहीं लेकिन उर्वरकता को वापस ला सकते हैं। कैसे? उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दूसरे तरीके से क्या करके सर प्रदान करके। अब वो जो प्रदान करोगे वो तरीके कैसे होने चाहिए सर, इको फ्रेंडली। अगला सुझाव है इन्वेस्ट इन अवेयरनेस। इसीलिए कक्षा 8 से या 6 से सीबीएसई ने 2008-9 के आसपास में सभी कॉलेजों में कंपलसरी एनवायरनमेंट की स्टडी की बुक क्यों लॉन्च कर दी थी? वो इसलिए लॉन्च कर दी थी ताकि बच्चा एनवायरमेंटल जाने। अभी भी आपको शायद बीए में या कहीं पे एनवायरमेंटल साइंस एक विषय कंपलसरी होता है, बीकॉम में सभी मैंने लॉ में की, हमारे लॉ में होता है एनवायरमेंटल लॉ। उसमें कम से कम जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं लॉयर्स, उसमें जल, वायु, मृदा, आकाश, साइबर, इसके अलावा जितने भी प्रकार के प्रदूषण होते हैं उन सबकी बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, क्योंकि प्रदूषण को जानो, कारक जानो, तब उस पर जाके सुप्रीम कोर्ट में बहस करनी पड़ती है। तो एक लॉयर को ज्यादा नॉलेज डीप हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ ही लेते हैं वो इतना। ऑयल ज़ेपर्स हो गया। अगला लिखिए अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन, यानी जो सॉलिड वेस्ट है उसका मैनेजमेंट। पूरे शहर का कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो, ये काम होना चाहिए नगर पालिका का। लेकिन वो कहती है कि पूरे शहर का कूड़ा हर जगह फैला हो, तभी नगर पालिका चुनाव होकर हमारा कोई काम होगा। तो समझ गए, काम उन्हें मिला है सारा कूड़ा एक जगह रखना, लेकिन वो करते हैं सारा कूड़ा सब जगह फैला देना। तो ये लिखना अपशिष्ट कचरा प्रबंधन लिखा। अगला सीधा पॉइंट तुम्हें बताता हूं, यहाँ पर इन्होंने आगे बोला था तुलसी ने कि प्लास्टिक बैग को बैन कर दो, लेकिन ये यूपीएससी कॉपी में बैन तो लिखना कि प्लास्टिक, लेकिन उसमें तुरंत ही क्या चीज बता क्या हुआ सर, ये कह रहा है नगर पालिका पठान करती है लोगों का, इससे आपने क्या लेना देना प्लास्टिक नहीं किसी बात पैसा नहीं है पठान करने के लिए। कोई बात नहीं, अब यही तो होता है। इसलिए कभी कभी मुझे दिल्ली का ठीक लगता है कि 350 बच्चे को सुनने आते हैं, पूछने नहीं आते, सुनना। ऐसी बात तो करो जो लॉजिकल हो, फालतू बात तय करो, काम भी करो। देखो
बैन कर दो प्लास्टिक बैग को, लेकिन उसके साथ कॉमा लगा के ये जरूर लिखना कि प्लास्टिक उत्पाद पे प्रतिबंध के साथ साथ पश्चिम बंगाल जूट के लिए जाना जाता है, जूट के लिए जाना जाता है। जूट के बैग को सरकार बढ़ावा दे रही है, तो पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, इन जगहों पे जूट के प्रोडक्शन को बढ़ा देना चाहिए। दो फायदे होंगे, इससे छोटे मोटे राज्यों का व्यापार ग्रो कर जाएगा, और प्लास्टिक का क्या हो जाएगा, प्लास्टिक पे बैन लग जाएगा। तो एक आइडिया दो ना कि प्लास्टिक का विकल्प भी तो है। अगर आप कह दो बैन कर दो, तो ऐसे मोटरसाइकिल बैन कर दो, लोग कैसे पहुंचेंगे? जो अधिकारी है वही कह देगा कि मेरा ऑफिस 10 बजे का है, मैं 30 किलोमीटर दूर रहता हूँ, गांव जा रहा था और मेरे पास बाइक ही नहीं, मैं तो शाम तक पहुंचता हूँ, शाम तक ऑफिस बंद हो जाता है, फिर चला आता हूँ, फिर रात में निकल देता हूँ 2 बजे, आज भी ऑफिस बंद हो जाता है। तो यातायात तो चाहिए। ये लिखा, अभी और लिखिए 1-2 कारण, ऐसे कैसे चल जाएगा? यूपीएससी है भाई। ट्रीट सीवेज प्रॉपरली, यानी जो भी सीवेज समझते हो, सीवेज क्या होता है हिंदी में? हाँ, सीवेज क्या होता है? सीवेज 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 पराली, नाली का पानी, SEWAGE सीवेज, गटर का पानी। अरे हम आपके बारे में नहीं पूछा। नहर, हाँ क्या होता है सीवेज? कायदे में तो यही होता है। तो सीवेज मतलब ये होता है आपके घर से भी, आपके घर में जितने भी प्रकार के जो टैंक बने होते हैं ना, टैंक, कभी जाना पब्लिक टॉयलेट्स के पास, इनके जो टैंक होते हैं, या गांव में भी आपने देखा होगा कि ऐसे टैंक को भी ना वो लोग थोड़ा बहुत ओपन ही छोड़ देते हैं, मतलब दिन में प्रोसेस करते हैं। आज बना है वॉशरूम तो दीवारें बनेगी 1 साल में, अगर एक दीवार बन गई तो दूसरी बनेगी 3 महीनों में। तो इसको भी सीवेज, इस शहर में भी होता है, या जहाँ कंस्ट्रक्शन साइटें होती हैं, ऐसी जगहों से जो मल मूत्र वाला कचरा भी निकलता है ना, सीवेज या इस तरीके का गंदा कचरा, तो उस कचरे का भी मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली फिल्टर हो सके, ट्रीट हो सके। और ऐसे कचरे का प्रयोग करना चाहिए जैसे मान के चलो उसे हार्ड अवस्था में बदल के, या मैंने बताया था कि फर्टिलाइजर भी बन जाते हैं, या फिर खाद के रूप में प्रयोग होता है, तो वैसे करना। तो सीवेज ट्रीटमेंट था। उसके बाद अगला लिखो 4R, और 4R में सभी ने ऑलमोस्ट गलत बताया, तो मैं 4R नहीं बोल देता हूँ। 4R में सबसे पहले लिखो, ठीक है, रीयूज। रीयूज का मतलब पुनः प्रयोग। अगला लिखो रिसाइकल। रिसाइकिल मतलब पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, ठीक है। तो पहला आपने लिखा रीयूज, जिसका मतलब पुनः प्रयोग, रिसाइकिल मतलब पुनरावृत्ति। तीसरा लिखिए, तीसरा जो है वो है रिड्यूस, निम्नीकरण। रिड्यूस 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 लिखा, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस। तीसरा वाला पता है, बड़ा मजेदार है। तीसरा वाला वो है जो तुम सबको घर पे करना है, जब तुमसे अभी 14 तारीख को सब करोगे। रिफ्यूज, रिफ्यूज मना करना, मना मना, रिफ्यूज है, रिफ्यूज, REFUS। रिफ्यूज, रिफ्यूज माने मना करना, समझ गए? अगर आप कहो कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाना है, तो ऊपर से ऑर्डर आएगा रिफ्यूज, यानी कि मना। और बात भी ठीक है, 5वां वर्ण जो मिजान सर ने बढ़ाया ना, उस वर्ण का नाम पता क्या होना चाहिए? उस वर्ण का नाम, बुरा मत मानना, कहा जाता है कि डेवलप्ड देशों की एक सोच है कि अगर सब विकसित हो जाएंगे, जैसे तुम्हारे पड़ोसी की सोच है कि पड़ोसी का बच्चा पढ़ जाएगा तो फिर हमारा बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। अगर तुम सब पढ़ लिख जाओ तो फिर जूते कौन से लेंगे, ठेला कौन चलाएगा? तो इसीलिए प्रयोग हो रहा है शिक्षा के स्तर पे। मेरी बात समझना, शिक्षा अगर नीचे के वर्ग को दे दोगे ना, तो नीचे वाला वर्ग ऊपर के वर्ग से ज्यादा कर जाएगा, क्योंकि जिसको पैसा मिला नहीं होता वो पैसे की कीमत जानता है, जिसको शिक्षा मिली नहीं होती वो शिक्षा का मूल्य जानता है। अब आप में से कई लोग ऐसे हैं कि जो सच में बाहर जाके कोचिंग नहीं ले सकते, तो आपको लगता है कि मैं पढ़ूंगा, यहाँ से पढ़ने के बाद भी पढ़ते होगे, लेकिन शो ऑफ नहीं करते होगे। जरूरी नहीं हम क्लास में शो करें, सब अपनी अपनी जगह पढ़ते होगे। तो ऐसे वर्ग को भी जो पीछे कर रहा है उसका वो वर्ग तो है ना। एक अलग की बात है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पढ़े लिखे जो अनपढ़ वर्ग के लोग हैं, सबसे घटिया वर्ग यही होता है जो खुद तो नौकरी पे चले जाते हैं, खुद तो कुर्सी बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद समझते हैं कि बाकियों को पैर की जूती। और ऐसा बहुत से मैंने इंटरनेट पे वीडियो देखे कि हम तो साहब ये किताब पढ़ के टॉप करेंगे, हम तो इस कोचिंग से चले गए, 6 जगह से कोचिंग की टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड थे। तो मेरी बात समझना, इस वर्ग का रिवर्स कर दो, अनपढ़ को पढ़ा लिखा दो, तभी जीवन जो है वो सफल होगा, ये ध्यान दें, ठीक है। तो इस वाले वर्ग से जरा सतर्क रहें, ऐसे वर्ग को प्यार से कहते क्या है वो बात मैं बताऊंगा। चलो देख लिया, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस। तो हमने इसमें कवर कर लिए सोर्सेस।
हमने इसमें प्रभाव देखा, हमने इसमें तकनीक देखी। अब आपका इसमें एक काम और है, मैं इसमें आपकी हेल्प तो करूंगा ही, लेकिन आपको इसमें एक चीज और करनी है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है या लेटेस्ट सरकार की नीति आई है वो पढ़नी है। जैसे इसके अंदर आपको नीति देखने को मिलेगी, कौन सी? एसएसबी। ठीक, इसके अंदर आप ये हेडिंग डाल लीजिए कि आपको लेटेस्ट करंट की न्यूज। वैसे मैं जरूर कर रहा था, लेकिन ये मेरा पार्ट नहीं है, अब मेरा पार्ट नहीं है और मैं बड़ा स्ट्रिक्ट टू चीजें पर रहता हूँ। जो भी आपको करंट पढ़ाएगा उससे कहिएगा कि सर ने यहाँ तक सोर्स इफेक्ट करा दिए, अब इसके आगे लेके जाओ। सर ने बता दिया ऑयल ज़ेपर नाम की तकनीक है, अब हमें योजनाएं बताओ कि हमें मृदा बचानी है, कौन कौन सी योजनाएं लाए हैं बाबूजी, बताओ। यूपी की अलग बताओ, केंद्र की अलग बताओ, और अन्य राज्य में सफल योजना अलग बताओ। मैं तो तीनों बताता, मैं तो सीधी बात है, सफर, सबीर, वायु, वे सब तो पढ़ाऊंगा ही। लेकिन उसके बाद ये जब मेरा पार्टी नहीं है और स्पेसिफिक चीजें ही मिल रही हैं, तो फिर मैं उतने समय में जितना हो सकता है उतना ही तो पढ़ाऊंगा ना, मशीन तो मैं भी नहीं हूं। हो गया? चलो भाई, अब एक प्रदूषण पे लेकर तुम्हारी छोटी सी डिबेट करा देते हैं ताकि सारा टाइम निकल जाए। अब डिबेट ये है, 3 वर्ग, ठीक है। एक को मैं देता हूं एयर पोल्यूशन, एक को देता हूं सॉइल पोल्यूशन, और लास्ट में देता हूं वाटर पोल्यूशन। बीच वाले सॉइल, क्योंकि ये बच्चे ताजा ताजा आज ही पढ़े, और इधर वाले बुद्धिमान बच्चे हमारे साथ पूरा ग्रुप एयर पोल्यूशन, और अंत में जो नहा के नहीं आते वाटर पोल्यूशन, ठीक है। लो जाओ अपने विचार प्रस्तुत करो, जाके कुछ भी जो तुम्हें वायु का जाओ जाइए, वायु प्रदूषण ये सुनाएंगे और समझाएंगे, और मृदा आप और जल आप। जाओ लाइव टेस्ट, जाइए जल्दी इनिशिएटिव लीजिए। लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो, बता भी सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। नहीं लिखना चाहते मत लिखो। जैसे कि सर ने कहा है एयर पोल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल सूरज बताओ। तो एक तो एयर पोल्यूशन से अम्ल वर्षा होती है सर, जैसा कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पहले से ही विद्यमान है, जैसे सल्फर के डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, ठीक है सर। तो जब सल्फर का डाइऑक्साइड वातावरण में उपस्थित जल के साथ मिक्स हो जाता है, ये क्रिया कर लेता है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस हाइड्रोजन गैस
ठीक है सर, बैलेंस भी हो गया। एच का 4, 2 ये, एच का 2 ये 4, ओ का 4, 2 और 2 4, एस का 1, एस का 1। ठीक है सर, गुड गुड गुड। बस इतना ही सर। कोई बात नहीं। अरे बहुत बढ़िया। तो मोटिवेट तो करना आना चाहिए ना। आप एक प्रकार की बाहर भी थोड़े अंदर आ जाओ, चलेगा। अभी तो बाहर थोड़े अटेंडेंस लेनी है। नहीं सर, 2 मिनट वाले बच्चे रुक रहे हैं, बहुत सारा आ रहा है बोले 2 मिनट। हाँ तो बुला लो तो हमारी क्लास चली जाएगा। बुला लो, हम तो आज फ्री है। हम तुम घर से अरे भी टाइम नहीं चल रहा। वो आए नहीं। तब तक सॉइल पोल्यूशन के लिए कौन जाएगा? तब तक आ रहे हैं तैयार होकर, तब तक कौन जाएगा? डॉक्टर साहब कौन? शिवानसी जाएगी। जो आगे बैठा है उसे इनिशिएटिव दे दो। तुम्हारे ग्रुप में कोई पढ़ने लिखने में सही है? ये तो बात सही। जब सुषमा जाऊंगी सॉइल को कुछ समझाने, इंग्लिश में समझा। अब कुछ भी पकड़ो, सॉइल इज दिस एंड दैट एंड जाना। आज जाओ, सुना दो यार, घर पे वीडियो दिखाना। सी आई एम बायो। आज जैसे जाना, जाओ सॉइल के लिए। आ जाओ रजनी, आ जाओ। क्या वो लेट कैसे हो गई? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ अरे आ जाइए सर। क्या बोल रही? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेट कैसे हो गए भाई? आ जाइए। नमस्कार। कैसे लेट? चलो बैठ जाओ। हाँ सर टेस्ट का रिजल्ट देखे नहीं आप? मैं तो सर देख लिया टेस्ट का रिजल्ट। पूछिए बच्चों से क्यों ऐसा हो रहा है। बच्चों ने सर ये बताया कि उसमें क्वालिटी तो हमने अटेम्प्ट कर ली जितनी कर पाए थे। क्योंकि सर क्वालिटी में जो भी समझिए कि रिवीजन नहीं मिल पाया है, जो भी था, लेकिन फिर भी सर मैं समझता हूँ। हफ्ते पहले ही बता दिया था, 1 हफ्ते पहले। हाँ हाँ ये तो बात है सर, जो भी कारण रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है? 1 हफ्ते में तो आराम हो जाना। क्वालिटी पता था ना लोग। क्वालिटी में भी 100 क्वेश्चन थे, आसपास 100 थे। नहीं 10 गलत होने चाहिए थे, 20 गलत होने चाहिए थे। चलो कोई नहीं, टेस्ट के लिए मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं इसलिए बता रहा हूँ टेस्ट का कि उससे एनालिसिस करो, आप पढ़ाई करो। ठीक है, ये बताओ कोई एग्जाम कौन कौन दिया है, मतलब पीसीएस का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम? पीसीएस सब दिया है। कोई क्वालिफाई हुआ है किसी एग्जाम में? कोई भी नहीं। किसी भी एग्जाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव। बीसीएस नहीं सर, यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ में है, अभी दे रहा लड़का में से। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी है वो। यूपी ट्रिपल एससी? हाँ यूपी ट्रिपल एससी, पीसीएस पीएससी नहीं। अपना नाम लिखवा देना, ठीक है? तुम किसका बता रहे थे? टेट का बता, यूपी टेट का? टेट क्वालिफाई हो? टेट तो चलो ठीक है, तुम भी नाम लिखवा देना। सुपर टेट का भी आया कुछ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा हाँ सूरज। सारा भी कोई है, कौन है? वो सर इस समय नहीं आ रही, लेकिन वो गांव से आती काफी दूर। सारे बहुत अच्छी स्टूडेंट। वही है कि जो लग रहा है कि पढ़ रही है बस ही, बाकी तो कोई लग ही नहीं रहा पढ़ रहे हैं। 1-2 बच्चे और हैं जो नॉर्मल नंबर। तो 124 पे पॉज कर दो ना। तुम्हारा भी ठीक ही है, लेकिन बहुत हाँ कम और है। क्या। वो कंपटीशन में नहीं हो, तुम बाहर हो। पॉलिटी तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का है, अगर मिक्स करा दिया होता तो क्या होता? मैं ये सोच रहा हूँ। पॉलिटी तो चलो ठीक है, पढ़ाई करो और
सबसे ज्यादा पढ़ाई करो और कुछ मत करो। सेल्फ स्टडी सब सिलेक्शन कराएगी तुम लोगों का, ठीक है? ठीक है, तुम भी अपना नाम दे देना और तुम भी अपना नाम देना, ठीक है? कुछ काम है, डरो मत, तुम लोग से कुछ कराने को काम है। अरे नहीं सर, ये पिछले साल भी दिया एक था। बच्चे अगर कुछ मान लो तो डर भी लगता है सर, क्या ऐसा ना हो घर वाले मेरा ले लेंगे। नहीं सर, ऐसी बात सर इस बार जैसे वो ज्योग्राफी का है सर, वही वाला पैटर्न रहेगा पूरा वैसे सेम पैटर्न। यूपी करंट और थोड़ा एनवायरनमेंट भी क्वेश्चन उसमें रहेंगे। हाँ थोड़े रहेंगे, वो भी सिंपल है मेरे हिसाब से। नहीं, जो अभी तक टॉपिक में इसको डालना ही चाहिए। पिछले साल तो सर आप लोगों ने टेस्ट एनालिसिस और परसेंटाइल चार्ट तक बना के दिया था, लेकिन विभाग ने कहा ये हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर सर मैंने बंद कर दिया। सीरियसली यही बोला गया कि आप इतना ये परसेंटाइल चार्ट मत बनाइए। जैसे आपको मुझे अच्छा लगा, आपने 135 क्वेश्चन मेंशन किया है और सब दिया है। ऐसा चार्ट सब पड़ा है मेरे पास लास्ट ईयर में, मैं दिखाऊंगा आपको। अभी तो चीजें और सही होंगी धीरे धीरे, जरूरी थी सर। टेस्ट होगा तभी तो लोगों को पता चल रहा है कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अभी तक तो चल रहा था सारी चीजें। चलो ठीक है, अपना तुम भी अपना नाम दे देना और तुम भी, ठीक है? आओ आओ वहाँ पे लिखवा दो, ठीक है? टेस्ट पेपर मांग रहे हैं, पॉलिटिकल ले लीजिएगा, एक्स्ट्रा रखा हो। आओ जाओ अपना नाम भिजवा देना सूरज तुम भी, ठीक है? कुछ एडिशनल एड मिल जाएगी, मतलब ऊपर जाती है रिपोर्ट, ताकि पता रहे कि बच्चा कौन क्या कर रहा है, ठीक है? चलो भाई, अब कौन आएगा सॉइल प्रदूषण के लिए? हाँ, किसी को आना है सॉइल प्रदूषण के लिए? किसी को आना है सॉइल प्रदूषण के लिए? बताओ भाई, किसी को आना है सॉइल प्रदूषण के लिए? आगे 3-4 मिनट का है, कुछ समझाना पसंद है, वीडियो पूरी करेंगे। माइक सर भी आ गए होंगे, तो आएंगे। आ गए? जाओ, किधर गया? अरे आ जाइए, माइक सर कहाँ गए? माइक सर आ गए?